यस स्टार्टेड ना। हाँ सर स्टार्ट हो गया। ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेसिकली क्लास है इकोनॉमिक्स का, और हम लोग ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं। रिसेंटली एक बार मैंने कुछ लोगों को डिमांड के बारे में डिस्कस किया, तो जो लोगों को डिमांड हो चुका है वो लोग एंजॉय करें, जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें, दुख मनाए, बाद में होगा। ठीक है। अच्छा, आज एक न्यूज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रेश टॉपिक। डिमांड का एक, डिमांड एंड इसका दोनों का नाम एक साथ आता है, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने इनको अकेला कभी भी बोला नहीं जाता, हमेशा दो केला बोला जाता है। अकेला नहीं होता तो दो केला, एक केला नहीं, दो केला। ठीक है। सो पॉइंट इज कि सप्लाई क्या है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में, और ये सप्लाई हमारे पब्लिक लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब चीजें एज ए प्रोफेशनल आप लोगों को समझना जरूरी है। आप लोग आम आदमी हो कि प्रोफेशनल आदमी हो? मैंने आदमी माने बेसिकली, लड़की लोग बोलेगा हम आदमी नहीं है, वो नहीं बोलना। कहने का मतलब है कि आप लोग प्रोफेशनल हो ना, तो रट्टा रट्टू तोता नहीं बनना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, क्लैरिटी से समझना है। ठीक है, क्योंकि हर प्रोफेशनल्स का इतना कैरेक्टर होना चाहिए कि वो हर चीजों को प्रैक्टिकली समझे। ठीक है, ताकि अपने क्लाइंट को हैंडल कर पाए, अपना करियर में जब वो प्रैक्टिस करे तो चीजों को समझ पाए। इसलिए पढ़ाया जाता है आप लोग। ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को समझे, जो समझेगा वो ऑटोमेटिकली रट जाएगा। तोड़ दो भाई, सब तोड़ दो। तो सप्लाई क्या है और सप्लाई रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, मे भी कोई कोई स्कूल लेवल में भी पढ़ के आए हो, तो अगर आप कुछ जानते हो, स्कूल लेवल में पढ़ के आए हो तो ऐड ऑन कर लो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं जानते तो क्या है, सीख लो। ठीक है, सबको काम आता है सर। जैसे सुबह खाते हैं तो फिर शाम को फिर से खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो ऐसे कुछ बात है, पहले अगर खाए हो तो वापस खा लो। ठीक है, और पहले नहीं खाए हो तो फ्रेश खा लो। चलो, ये कौन गायब हो गया? श्रेष्ठा नहीं, श्रेष्ठा इधर, स्नेहा शेषस। अच्छा, ये सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको जानना इतना जरूरी क्यों है? चलो सीधा बात करता हूँ तो, जैसे आजकल मार्केट में एक आप लोग कितना लोग घर के लिए कुछ चीजें खरीदने जाते हो, बाजार में खरीदने जाते हो? कभी भेजते हैं आप लोगों को माँ पापा, जा बेटा लेके आओ, जाते हो? देख के तो नहीं लगता है। हाँ, मतलब ऐसे छोटा मोटा ब्लिंकिट में जब खरीदते हो दाम का पता लगाते हो? मैंने दाम बढ़ने से समझ में आता है। हाँ, सपोज एक महीना पहले अगर ब्लिंकिट में कुछ ऑर्डर किए थे और एक महीना बाद ऑर्डर कर रहे हो, दाम बढ़ा है कि घटा है, समझ पाते हो? ऑनलाइन में नॉर्मली ये प्रॉब्लम है। ऑनलाइन में हर चीज इतना लग्जरी फील होता है कि दाम बढ़ता है कि घटता है समझ में नहीं आता। लेकिन जब बाजार जाते हो, पॉकेट से कैश निकालते हो, ठीक है, तो दाम बढ़ने से ना, पॉकेट से पैसा निकाल के देने के टाइम पे ना एक फील होता है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, अगर दाम बढ़ा हुआ रहेगा ना, आपके माइंड में क्लिक करेगा, आप दुकानदार को पूछ ही लोगे। क्या पूछ लोगे? ये लास्ट बार लिए थे इतना दाम नहीं था, इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, तब दुकानदार आपको बोलेगा कि दीदी दाम बढ़ गया है, भाई दाम बढ़ गया है, अभी बहुत महंगा है। ऐसे एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ, लास्ट कितना दिन बारिश नहीं हुआ वेस्ट बंगाल में? जो लोग यहाँ का हो प्रॉपरली, स्पेशली साउथ बंगाल में, लास्ट बारिश कब हुआ था प्रॉपर बारिश? वो साइक्लोन वाला बारिश तो 2 दिन का मेहमान था, उसको छोड़ो। ठंड से बारिश नहीं है, नवंबर से बारिश नहीं है एग्जैक्टली। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का आज 19 है, मैंने अप्रोक्स 8 मंथ्स होने जा रहा है सर। देर इज नो प्रॉपर रेन। तो बीच बीच में कभी कभी वो थोड़ा सा ऐसे छू के गया, वो उसको नहीं मानते। प्रॉपर एक बारिश होना चाहिए ना, तो बारिश नहीं है। ऐसे तो कोई ठंड के मौसम में बारिश होता नहीं, लेकिन गर्मी में ना थोड़ा बहुत बीच बीच में देता है, वो भी मिसिंग है। और ऊपर से टू मच हीट वेव्स, क्या क्या सब्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। आज ही मार्केट में फल खरीदने गए थे सुबह। नॉर्मली फ्रूट्स का सब्जी तो एकदम स्काई रॉकेटिंग है, कोई भी सब्जी 100 के नीचे नहीं है केजी में। ठीक है,
मैंने एकदम सब, ये लोग भी ऑनलाइन की तरह दाम बोल रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन में भी चेक कर रहा था, ऑनलाइन में जो ये लोग जो 100 बोल रहे हैं, ऑनलाइन में 150 बोल रहे हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो मैं इनको एक जगह से मैं वो अमरूद खरीद रहा था, प्यारा। ठीक है, मैंने जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा, छोड़ा यार प्यारा। तो प्यारा खरीद रहा था, नॉर्मली 100 के नीचे देता नहीं है। फिर मैं बोला, "ए, इतना दाम में नहीं लेना है, पहले 50 में देते हैं, लेके जाओ।" हम लोग क्या हुआ, अभी तो 100 चिल्ला रहे थे। बोले दादा 100 में ही तो बेचते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेंगे इतना गर्मी में, ये कल बिकने लायक नहीं रहे। इसलिए अगर आप 50 भी दे देते हो, मैं आपको दे दूंगा, ले लो ले लो। हाँ भाई, चलो भाई, तुम्हारा भी कुछ रखो, कितना देने में तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा? बोले 60 टका दे दो। चलो ठीक। मैंने 50 में उसका शायद थोड़ा मार्जिनल हो जाए, तो मतलब क्या देने से आपका प्रॉफिट भी रहेगा, बोले 10 टका दे दो, थोड़ा सा खुशी होगा। हाँ, चलो ठीक। तो ऐसे नॉर्मली मैं इसको 100 टका, 90 टका, 80 टका केजी में ही प्यारा खरीदता हूँ। ठीक है, 50-60 में नहीं मिलता है सर। वो बारिश के टाइम पे थोड़ा कोई कोई कम करता है, क्योंकि उस टाइम पे अमरूद का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। सर मैं आप लोगों को अमरूद बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ? सर इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। सप्लाई, किसका सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ? अमरूद का सप्लाई। अब सप्लाई सही तरह का रहेगा तो दाम रिजनेबल रहेगा, लेकिन अगर सप्लाई में गड़बड़ है, या सप्लाई है पर प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, जैसे कि हीट वेव्स के कारण प्रिजर्व करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये भी तो सप्लाई में इशू कर रहा है। स्पेशली इस तरह का जो फ्रूट्स है, मिल्क टाइप का, जो भी मैंने, जो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, पेरिसेबल गुड्स, वेरी गुड, गुड वर्ड्स। ठीक है, जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको प्रिजर्व करने का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन इंडिया इतना रिच हो गया क्या कि हर दुकानदार के पास फ्रिज होगा, हर सब्जी वाले के पास फ्रिज होगा, हर कोई शॉपिंग मॉल खोल लेगा, इतना रिच है हम लोग? नहीं है ना, पता है ना आप लोगों को, यह सब ब्लिंकिट वाले हो। सर बीच बीच में जोक करता हूँ, पर्सनली मत लेना, ठीक है। अब पॉइंट इज कि अब सप्लाई अगर मार्केट में ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो चीजों का दाम बढ़ जाएगा। तो सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट, और सप्लाई से डिमांड भी कनेक्टेड है। मैंने अगर कोई किसी भी चीज का सप्लाई नहीं रहेगा, क्या हुआ सर, कुछ बोलोगे? अगर किसी भी चीज का सप्लाई नहीं रहेगा प्रॉपरली, तो डिमांड में इशू होता है, और डिमांड नहीं रहेगा तो सप्लाई में इशू होता है। तो आज मैं आपको जो चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें सप्लाई के बारे में बात करूंगा। फिर डिमांड, जो लोग पढ़ चुके वो थोड़ा डिमांड सप्लाई कनेक्ट कर लेना, और जिनका डिमांड नहीं हुआ, जब बाद में डिमांड पढ़ाऊंगा तब कनेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे कनेक्ट ना भी करोगे तो चलेगा, कनेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों कभी भी अकेला नहीं आता है, बार बार बोला ना, दोकेला आता है। अब देखो ना, मैं सप्लाई बोलने जाऊंगा, अब कितना बार डिमांड के बारे में कहीं ना कुछ बात कर ही लूंगा। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, हम्म, किसी भी चीज का दाम उसके डिमांड पे डिपेंड करता है कि सप्लाई पे डिपेंड करता है? किसी भी चीज का दाम उसके डिमांड पे डिपेंड करता है कि सप्लाई पे डिपेंड करता है? मैंने जब, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आज मैंने अमरूद खरीदने गया था, और अमरूद मैंने प्यारा जो है उसका सप्लाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है गर्मी के कारण, तो चलो मान के चलते कि सप्लाई ठीक ठाक है, लेकिन आपको मैं रीजन बताया कि क्यों वो मेरे को सस्ता में दे दिया, कि वो प्रिजर्व नहीं कर पा रहे उसको। लेकिन मानो कि अगर अमरूद का सप्लाई इशू हो जाता है, तो उसका दाम बढ़ जा रहा है। लेकिन मानो कि मार्केट में अमरूद का डिमांड ही नहीं है, तो फिर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा। तो ये कहना मुश्किल है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को सप्लाई माने मोटिवेट करता है कि डिमांड मोटिवेट करता है? दोनों ही करता है सर। प्राइस को मैनिपुलेट दोनों ही कर सकता है, अकेला डिमांड नहीं है सर। डिमांड इज फ्रॉम, यहाँ पर दो पार्टी है सर। डिमांड किसके तरफ से होता है? कंज्यूमर के तरफ से, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कस्टमर। और सप्लाई किसके तरफ से होता है? मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, सेलर, है ना, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं दुकानदार। हाँ, तो सप्लाई पर्सपेक्टिव किसका है? दुकानदार का। डिमांड पर्सपेक्टिव किसका है? खरीदार का, देसी भाषा में। ठीक है, तो एक दुकानदार का पर्सपेक्टिव और एक खरीदार का पर्सपेक्टिव। तो ये सप्लाई हमें किसके बारे में बताएगा? खरीदार के पर्सपेक्टिव से बताएगा, सॉरी, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। चलो,
सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन सिखाऊंगा और डेफिनेशंस को रियल लाइफ से जोड़ूंगा, और ऐसा करते करते ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, ठीक है, हर चीज में धीरे धीरे मैं आपको डिटेल्स में लेके जाऊंगा। लॉ ऑफ सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, लॉ ऑफ सप्लाई भी बताना पड़ेगा। कहाँ छुप गया भाई, निकलो, छुपे ना रहो। यस, गॉट इट। ये मेरा शॉर्ट मैंने सिंपल नोट्स है, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग अगर बाई चांस नहीं करता हो ना, कलेक्ट कर लेना, ठीक है। सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई, देखो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था इसके बारे में एक मतलब दिया। क्या मतलब दिया? द टर्म सप्लाई refers to the amount of good or service that producers are willing and able to offer to the market at various price during a period of time। मतलब रटो, रटो मत, ठीक है। मानो कि आपको कल पूछा नेक्स्ट दिन, एकदम रट के आया, लेकिन समझाने के बोलूंगा फिर आप लोग चुप रहो, ऐसा नहीं। रटना नहीं है, समझना है, बार बार बोल रहा हूँ सर। द टर्म सप्लाई refers to the amount of good or service that producers are willing and able to offer to the market at a various prices during a period of time। पीरियड ऑफ टाइम माने जैसे मानो, अब वही एग्जांपल ले रहा हूँ, जिस एग्जांपल को मैं रैंडमली उठाया, सोच के तो नहीं आया था कि अमरूद का एग्जांपल देना था, बट रैंडमली दिमाग में आया तो रैंडम ही बोल रहा हूँ। अब अमरूद या प्यारा, पीरियड ऑफ टाइम इसका क्या है? उसको एक ही दिन में बेचना है, नहीं तो नेक्स्ट दिन वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा। सड़ेगा नहीं, पकेगा, तो पका हुआ प्यारा का दाम थोड़ा कम होता है ना। प्यारा अगर थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, हल्का सा कच्चा भाव रहेगा, तो वो प्यारा हम लोग पसंद करते हैं इन जनरल। वो बुढ़ा लोग हो जाने से, या घर में अगर तोता वगैरह है उनके लिए, हम लोग वो राइप वाला जो होता है या पक्का हुआ जो होता है उसको लेते हैं, यही है ना। तो पक्का प्यारा का क्या होता है, दाम क्या हो जाता है, गिर जाता है ना नॉर्मली। लेकिन जो एकदम सॉलिडिटी में रहता है, खाने लायक हालत में होता है, जो पसंद करते हैं लोग, उसको हम लोग ज्यादा दाम पे, ठीक ठाक दाम पे खरीदते हैं। नाउ पॉइंट इज कि अगर माना जाए तो उस पर्टिकुलर अमरूद का पीरियड ऑफ टाइम क्या है, एक दिन। आज ही बिक जाए तो अच्छा है, आज ही बिक जाए तो अच्छा है, तो उसका पीरियड ऑफ टाइम। जैसे दूध, सुबह सुबह दूध वाला लेके बैठता है, घर, हर किसी के घर के सामने एक दूध वाला जरूर होगा, है ना। आजकल तो पैकेजिंग हो गया, एक जमाने में तो ग्वाला होता था ना, है ना। एक राजदूत बाइक लेके और दोनों साइड में टंकर लेके घर घर में दूध देता था, या साइकिल लेके भी देता था। नहीं देखा? क्या बात करते हो आप लोग, सब अल्ट्रा मॉडर्न बच्चे हो। एक जमाना था, इसलिए बोला वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। तो एक जमाने में देखे हो कभी ऐसा ग्वाला, ऐसे दूध वाले देखे हो, दोनों साइड में दूध का टैंकर अभी लेके भी होता साइकिल। है। अभी भी होता है, ठीक है। होता है ना सर, अभी भी हाँ होता है, मैं तो देखता हूँ। कहाँ रहते हो? न्यूयॉर्क, हाँ, लॉस एंजल्स। आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, देखा करो सर, नहीं तो देसी होने का क्या मतलब है। आपको पता है वो जो एकदम उसको, उसी को ऑर्गेनिक दूध बोल के मार्केट में कितना कंपनी आ गया, क्योंकि ये अमूल वाला दूध माँ अपने बच्चे को नहीं खिलाता है, ये सिर्फ चाय के लिए यूज होता है बगो, समझ रहे हो। आप अगर उसी दूध को, वो अच्छा वाला ग्वाला, उसको बोलो कि भाई तुम डुप्लीकेसी मत करो, पानी मत मिलाओ, ठीक है, और यहाँ वहां का नल का पानी मत डालो, तुमको अच्छा खासा दाम दिया जाएगा, तुम तुम्हारा सॉलिड दूध हमको दो, ठीक है। और तुम जहाँ रहते हो उस एरिया में कुछ सोसाइटी होगा ना, कॉर्पोरेट, जो जहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग वाले हैं, थोड़ा सा हायर मिडिल क्लास या रिच लोग रहते हैं, तुम बस उनको बोलो कि ऑर्गेनिक दूध, ठीक है, अगर 100 लीटर के नीचे नहीं बिकता है तो मेरा नाम चेंज करके कुछ और रख देना। लोग दाम देने के लिए रेडी है, पर मार्केट में वो वाला दूध नहीं है। और अपने बच्चे को वो ये वाला जो दूध है, आपको थोड़ा विश्वास जताना पड़ेगा, कोई पहले ही जाके देने से नहीं, क्योंकि क्या है ना, वो पुराना दूध वाले लोग ना थोड़ा सा अपना गुडविल को खराब किया है, क्या है ना, वो पानी मिला मिला के, ठीक है, थोड़ा सा, और कहीं का भी पानी मिला देता है, रास्ते में कोई भी नल है, किसी के होटल में खाना खा रहा है उसका जग से पानी, इस तरह का वो लोग थोड़ा एक्टिविटी किया है। अगर वो लोग थोड़ा सा ठीक ठाक सच्चा हो जाए, और आप भी दूध का जो मैंने ठीक ठाक जो रेशियो होता है, बस ये विश्वास दिला दो कि ये दूध सही है और ये खा के लोगों का हेल्थ भी सही है, तो फिर आप देखना आपको काफी अच्छा दाम मिलेगा, ठीक है। बस फिर अपना एक दूध का क्या बोलते हैं उसको, एक गोडाउन बना लेना, सुबह सुबह लोग आ भी जाएगा आसपास से,
ठीक है, दूध का जैसे पानी का नहीं बिकता है, हाँ, अब ऐसे दूध का भी टंकी बना सकते हो। एक जमाने में तो ऐसे अमूल का होता था, अमूल का पानी का टंकी, शहर, छोटा छोटा शहर में, बड़ी इवन मुंबई में ऑल्सो, ठीक है। हमारे यहाँ पर जैसे अमूल जैसे नॉर्थ में या वेस्ट में काम किया है, इधर मदर डेयरी का होता है। मदर डेयरी बंगाल का है। तो मदर डेयरी क्या किया, हर जगह से एक दूध का गाड़ी होता था, फिर गाड़ी लगा देता था। आज से अगर 10-20 साल, जब पैकेजिंग सिस्टम नहीं आया था, तब शहर में लोगों को दूध कैसे मिलता था, पूछना अगर घर में कोई पुराने लोग हो तो। अगर किसी का पुराना ग्वाला फिट है तो वो ठीक है ग्वाला से, लेकिन आम आदमी के लिए ना ऐसे दूध का गाड़ी होता था। वहां पर तुम अपना बॉटल लेके जाओ, गाड़ी में दूध लगाओ, ठीक है, कितना लीटर चाहिए, दाम दो, वापस आओ। समझे? ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दूध बेचने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ममता दीदी सबको चौप भाजने बोलता है। हाँ, आप बोलोगे सर आप दूध बोल रहे हो। अरे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा मत मान। अच्छा, तो पीरियड ऑफ टाइम, तो दूध बेचने का एक टाइम होता है। जैसे मेरे ये लोकल एरिया में ना एक दूध वाला है, ठीक है, खड़ूस, हाँ, इतना खड़ूस है, मैं तो उसके पीछे थोड़ा सा लगता हूँ। मैं समझ गया उसका दिल का अच्छा है, बट थोड़ा सा एज के साथ जैसे होता है ना, तो हो गया। तो मैं उसको बोलता हूँ दूध इतना कम क्यों, फिर चिल्लाने लगता है मेरे को, तुम तो लेगा एक, हाँ मैं ज्यादा दूध लेके क्या करूँ। तो बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं जानते हो, कि दूध का लाइफ कम है, अगर मैं ज्यादा उठा लूं ना तो वो सड़ जाएगा, ठीक है, फिर मेरा ही लॉस हो जाएगा ना। तो पीरियड ऑफ टाइम सप्लायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दूध बेचे, चाहे वो अमरूद बेचे, चाहे वो आईफोन बेचे। आईफोन का केस में केस अलग होगा, ठीक है, लेकिन उसका भी अपना रहेगा। जैसे आईफोन का क्या है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में सैमसंग अच्छा टेक्नोलॉजी ला लेता है, ठीक है, और आईफोन अभी भी अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करता है, तो कुछ कस्टमर क्या हो जाएगा, सैमसंग की तरफ चला जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे मार्केट में सैमसंग और आईफोन वाले का लड़ाई है, नहीं है, है ना। आप लोग किसका लवर हो, ये देखो सैमसंग आप, हाँ। अगर सैमसंग, चलो अभी थोड़ा सा झगड़ा करने के लिए चाहिए, आप बताओ कि सैमसंग क्या है, अगर आपको चूज करने बोले, सैमसंग, आप किसी एक को चूज करना है, सैमसंग और आईफोन में, हाँ आपको पूछ रहा हूँ, सैमसंग आप, वो तो आईफोन यूजर है, चुप रहे तो चोर पकड़ा गया, देखा, कुछ भी पकड़ने से नहीं चलेगा, खुद आईफोन यूज करता है सैमसंग। ये तो आईफोन ही बोलेगा, गारंटी है, मेरे को पता है, मुंह से, तेरे मुंह में लिखा है, ठीक है। आपका बता सर थोड़ा, हाँ, ये तो आईफोन के लिए पागल है, भूल गया था। सैमसंग, देखो लड़ाई इधर ही है, हाँ, ऑलमोस्ट 60-40, 50-50 लड़ाई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आईफोन वाले का भी एक पीरियड ऑफ टाइम है सप्लाई का। अगर वो सही टाइम पे सही फोन लॉन्च नहीं किया, तो उनको डर है कि हो सकता है कि सैमसंग वाला यूजर्स आईफोन में शिफ्ट हो जाए, या आईफोन को डर है कि आईफोन वाला यूजर्स सैमसंग में शिफ्ट हो जाए। इसको बोलते हैं वार, कंपटीशन, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट का अपना अपना होता है। आप सोच रहे थे क्या दूध का एग्जाम्पल दे रहा है, अब आईफोन का दिया, क्या मजा ले रहे थे सर आप, ठीक है, दूध वाले बना रहे थे, चलो यार आईफोन बना लो यार, दूध वाला मत बनो। The stock is not supply because supply is the part of stock. अच्छा, stock is not supply because supply is part of stock. Stock का मतलब यहाँ पर क्या है मैं समझाता हूँ। इकोनॉमिक्स ना दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, और दूसरा होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। वन इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट, वन इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक इज नॉट सप्लाई, बट सप्लाई इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक। जैसे जब किसी दुकानदार, सपोज तुम आईफोन बेचते हो, ठीक है, अब तू सामने है, तेरे को ही सारा एग्जाम्पल, तू आईफोन बेचता है, अब तेरे को दुकान में जाके बोलो कि दादा आईफोन है, तो तू बेसिकली आईफोन का सप्लायर है, तो तू मेरे को क्या बोलेगा, है, तो फिर तेरे पास स्टॉक होगा तभी बोलेगा ना। हेलो, अगर तो क्या चेक करेगा, जैसे मानो चलो आईफोन में तो नॉर्मली अगर किसी दुकान में आईफोन बिकता है तो आईफोन रहेगा, लेकिन दुकान, मेडिसिन का दुकान में ज्यादातर ये सब केसेस होता है। सपोज तुम जाके देख रहा, मेडिसिन का वाले को जाके पूछते हो जो मेडिसिन बेचता है, ये वाला मेडिसिन होगा देखिए तो, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर अलग अलग नाम लिखता है, ठीक है। तो जो मेडिसिन आपका डॉक्टर लिखा, आप दुकान में जाके देखते हो मेडिसिन कहीं नहीं मिलता है, फिर आप डॉक्टर को पूछते हो सर आपने जो दवाई लिखा वो कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है। बेसिकली वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी मेंशन किया है, अदरवाइज अगर जेनेरिक नाम पे बेचता तो हर दुकान में हर इलाज का दवाई मिल जाता है, ठीक है। जेनेरिक नाम हर दवाई का होता है, जेनेरिक नेम यूज नहीं करता है,
क्योंकि बोलना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर कितना सारा आप लोग देखोगे दूसरा दिन आके कितना एमआर लोग खड़े रहते हैं, ठीक है। ये सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा पुराना डॉक्टर है सर, ठीक है। तो इनका जान पहचान, इसका पेशेंट्स माने जो पुराना बहुत पेशेंट्स है, तो ये जिसका भी दवाई मेंशन करेगा उसका दवाई मार्केट में बिकेगा। सिंपल बात है। इस केष्टपुर बागेरहट्टी एरिया में इनका पेशेंट पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। या फिर जहां से भी इनका पेशेंट आता है उस हर एरिया में ये जो भी दवाई मेंशन करेगा, क्योंकि पेशेंट कभी डॉक्टर को सवाल नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर का जगह एक ऐसा जगह है वहां पर पेशेंट सवाल नहीं करते कि आपने ये दवाई क्यों दिया, ठीक है। तो क्योंकि आप डॉक्टर पे सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बाई चांस आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन का नॉलेज है, अगर आपने पूछ लिया, ठीक है, तो फिर डॉक्टर आपके मुंह में प्रिस्क्रिप्शन फेंक के बोलेगा तो फिर तुम ही कर लो डॉक्टरी। है ना। सो पॉइंट इज कि एमआर लोग इसलिए खड़े होते हैं कि अगर इनका मेडिसिन डॉक्टर साहब, सर पता कैसे चलेगा? क्या इनको फोन करके बोलेगा कि आपका मेडिसिन मैंने दिया? क्या लगता है? जल्दी बोलो, मेरा सवाल समझ आया? इतना सारा एमआर जो आता है डॉक्टर साहब के पास, कहीं किसी भी फेमस डॉक्टर के पास देखना एमआर का भीड़ होता है, ठीक है। मेरा सवाल है कि जब एक एमआर, मैं आपको एक बिजनेस स्किल्स बता रहा हूँ, आप लोग समझने का कोशिश करें ना, मार्केट में सप्लाई कैसे होता है और उसके बेसिस में बिजनेस कैसे बनता है, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, बट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब डॉक्टर के पास आया, वो आके बोला कि मेरा कंपनी जो है, सभी बड़ा बड़ा कंपनी होता है सर, सिप्ला, रैनबैक्सी, देयर आर लॉट्स ऑफ बिग ब्रांड्स, ठीक है, एबोट, देयर आर लॉट्स ऑफ। अब कोई ना कोई ब्रांड की तरफ से वो आता है रिप्रेजेंटेटिव होके, ओके, और आके बोलता है कि फीवर के लिए हम लोग ये वाला दवाई लॉन्च किए हैं, सर आप इसको भी एक बार चेक कर सकते। पेट का बीमारी के लिए हम लोग ये दवाई लॉन्च किए, सर आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। बदले में क्या कमीशन होगा वो बोल के जाता है, या फिर कंपनी का लोग हम लोग बोल देता है कि अगर नंबर ऑफ मेडिसिन जितना सेल होगा मार्केट में उसके बेसिस में डॉक्टर साहब का भी कमीशन होता है। वो इलीगल है, बट ये सिस्टम चलता है। नाउ जो एम सपोज मान के तू एमआर और मैं डॉक्टर हूँ, तू आया मेरे साथ मीटिंग किया, मीटिंग करके बोला, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या इसका मेडिसिन रेफर किया जाए, ठीक है। तो मान के मैंने तेरा मेडिसिन रेफर किया, अपकमिंग एक महीने तक मैंने सारा मेडिसिन जितना है मैं तेरा ही मेडिसिन रेफर किया। हो सकता है तेरा मेडिसिन क्वालिटी अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, मेरे पास अलग अलग टाइप का पेशेंट आता है, इकोनॉमिक कंडीशन सबका इक्वल नहीं होता। तो अगर मेरे को लगता है कि इसका मेडिसिन थोड़ा क्वालिटी हाई है, ठीक है, तो मैं रिच लोगों को वो रिकमेंड करूँ, जो मिडिल क्लास है उसको थोड़ा अलग करूँ, इस तरह से मैं भी कर सकता हूँ। अब इस एरिया में जब मेडिसिन का सेल होगा, तो वो जो एमआर है उसको और उसकी कंपनी को पता लग जाता है कि हर एक एरिया में कितना मेडिसिन सेल हो रहा है और किस ब्रांड का हो रहा है, ठीक है। अब अगर उसका ब्रांड का सेल होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आसपास में जो मेन मेन डॉक्टर है जिसका पेशेंट संख्या ज्यादा है उनके कारण ही हुआ होगा, और कोई रीजन नहीं होगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? मैं आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, लेकिन इतना दिमाग रखो कि कैसे चलता है। तेरे को नहीं आ रहा है समझ में? अंजलि तेरे को पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? अब जैसे ये मेडिसिन का सेल बूस्ट होगा, डॉक्टर साहब के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, या फिर डॉक्टर साहब की फैमिली को फॉरेन घूमने का टिकट मिल जाएगा। तो समझे? हाँ, समझ में आया कि नहीं? ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि एमआर को फोन करके बोलेगा आपका मेडिसिन बोल दिया, आप देख लेना मेरा, ये सब नहीं होता है। सेल से सेल के ऊपर होता है, और वो एमआर का भी कमीशन हो जाएगा। अगर उनका मेडिसिन मार्केट में चला है, तो फिर एमआर का भी जो नॉर्मल सैलरी के ऊपर भी कमीशन होता है, इंसेंटिव्स होता है, उनको भी इंसेंटिव, इवन उनका भी फॉरेन ट्रिप्स। क्या सोच रहे हो, एमआर बनोगे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सप्लाई वर्क्स इन रियल लाइफ, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम हर चीज का होता है, पीरियड ऑफ टाइम हर चीज का होता है। अब मैं आपको क्या समझा रहा था कि स्टॉक इज नॉट सप्लाई बिकॉज सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। तो जब भी हम दुकान में जाते हैं, कोई माने सामान के बारे में पूछते हैं, तो दुकान में वो एज ए स्टॉक होता है और फिर वो सप्लाई होता है। तो स्टॉक क्या हो गया? सप्लाई नहीं है, बट हम ये बोल सकते हैं कि सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक रहने से सप्लाई होगा, अगर स्टॉक नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा? जैसे कुछ दिन बाद चांसेस इज वेरी हाई कि ऑनियन का दाम बढ़ सकता है। क्यों? सर बारिश के ऊपर डिपेंड करके जो ऑनियन प्रोडक्शन होना चाहिए था, और हमारे देश में ऑनियन का प्रोडक्शन करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें सबसे ज्यादा करता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में प्रोडक्शन अगर खराब हो जाता है, तो ऑनियन का प्राइस
45-50 टका केजी से 80-90-100 150 कभी कभी 200-250 टका केजी चला जाता है। और डेली नीड्स का एक प्रोडक्ट अगर 200-250 टका केजी चला जाए तो ये नॉर्मल आदमी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। समझ में आ रहा है? तब दुकान में जाके ऐसे प्याज देखते हैं। इवन एक बार ऐसा हुआ था 2004-5 के आसपास, प्याज का दाम चला गया था 200-300 टका केजी। मेरा पापा, हम लोगों का ट्रांसपोर्टिंग का काम है तो फैमिली में, तो पापा गया था टायर खरीदने। तो टायर खरीदने गया, और पापा जब टायर खरीदने वापस आ रहा है, हाथ में 2-4 केजी का प्याज का बोरा लेके आ रहा है। ठीक है, वहां पापा को पूछ रहे हैं कि प्याज खरीदने तो आपको नहीं भेजा था, आप तो बोल के गए टायर खरीदने जा रहे हैं। बोले कंपनी फ्री दे रहा है कि एक पीस टायर खरीदने से, 10,000 का टायर खरीदने से 4 केजी 5 केजी प्याज फ्री। प्याज इतना महंगा हो गया है नॉर्मल डेली लाइफ के हिसाब से कि उसको तुम एक फ्री प्रोडक्ट की तरह देने से पब्लिक को खुशी मिल रहा था। क्योंकि तुम मार्केट में जाके 500 प्याज खरीदने से पहले 10 बार बार्गेन करते हो, ए थोड़ा कम कर, क्योंकि 500 प्याज भी तुमको 150 टका देना पड़ रहा है। तो तुम नॉर्मली 500 की जगह 250 ग्राम प्याज लेके आ रहे हो, क्योंकि प्याज तो लेके आना है। इंडियन फैमिली में प्याज के बिना क्या चलता है ना? एक्सेप्ट वैष्णव, मतलब जो लोग वैष्णवाइट होते हैं उनको छोड़ के। ठीक है, तो ऐसा संख्या कम ही है जो एकदम ऑनियन लहसुन भी नहीं यूज करता, ऐसा फैमिली कॉम्पेरेटिवली कम। ठीक है, सो पॉइंट इज 5 केजी प्याज तुमको फ्री में मिला है, एंजॉय। इवन आजकल शॉपिंग मॉल वाले भी ऐसे करते हैं, देखना, जिस चीज का दाम बढ़ जाता है, आप अगर 5,000 का शॉपिंग करते हो, 10,000 का शॉपिंग करते हो, आपको एक फ्री गिफ्ट देता है। ठीक है, कभी बोलता है सर क्या लेंगे, आटा कि चीनी? नहीं बोलता। फिर आप सोचते हो इतना चीनी क्या करेंगे, आटा ही ले लेते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स। इसे बिजनेस करने का टेक्निक है। आप लोग जो भागे भागे शॉपिंग मॉल भागते हो ना, नॉर्मल कंज्यूमर, कि हमको शॉपिंग मॉल जाना है, ऑनलाइन में ही लेना है, क्यों जाते हो? क्यों? क्या पाड़ा में दुकान नहीं है? क्या पैदा होते ही शॉपिंग मॉल के साथ सब पैदा हो गए थे हम लोग? ये सब कल्चर तो बाद में आया है। पहले तो सब हम लोग नॉर्मल आसपास के लोकल दुकानदार से ही लेते थे। लेकिन ये शॉपिंग मॉल वाले का बिजनेस पे कुछ तो स्पेशल होता है ना, जो हम लोग एकदम मधुमक्खी की तरह एकदम पहुंचते हैं, एकदम ऐसे एक थैला लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉली। मेरा थोड़ा लैंग्वेज इश्यूज है, भूल जाता हूँ। ठीक है, ट्रॉली। ठीक है, अब वो ट्रॉली लेके एकदम स्टाइल से, जो एकदम स्वैग से जो लेना है, ऐसा प्राइस। और हमारे नॉर्मल स्टाइल में क्या होता है, ऐसे एक दुकान में लिस्ट लेके जाओ, काका 1 केजी, माँ बोले थे, एक स्टाइल नॉर्मल गांव का स्टाइल, 1 केजी, 1 केजी चीनी, 5 केजी आटा, 500 तेल। हाँ, देसी स्टाइल, स्वैग थोड़ी है इसमें। फिर एक लाइलॉन का बैग लेके वापस आओ। हाँ, रास्ते में कोई पूछे बाजार कैसे, हाँ, तो आप लोगों का स्टाइल खराब होगा। इसलिए शॉपिंग मॉल वाले को भी पता है कि स्टाइल में शॉपिंग होना चाहिए, फिर वो आपको भी वो आपको स्टाइल दे रहा है। सही बोला कि गलत बोला? ये भी सप्लाई को बढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, अब चलो, ये जितना चीजें मैंने आपको बोला, अब देखो आगे मैं जितना पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा, कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, सप्लाई द फ्लो समझ में आ गया सर? सप्लाई द फ्लो। ठीक है, द स्टॉक इज नॉट सप्लाई, बिकॉज सप्लाई इज पार्ट ऑफ द स्टॉक। सप्लाई फ्लो की तरह है, एक सब दुकान में एक सामान आता है, फिर बिकता है, फिर दूसरा आता है, फ्लो की तरह काम करता है। लेकिन स्टॉक इज नॉट सप्लाई, स्टॉक सप्लाई नहीं है, बिकॉज सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। याद रहेगा? ऑनलाइन वाले को थोड़ा पूछ लेते हैं, नहीं तो बोलेगा हम लोग को नहीं पूछ रहे। श्रेष्ठा, अनुक्षा, रोशन, समझ में आ रहा है सर? जी सर। हाँ सर। ओके। सप्लाई का एक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि फंक्शन ऑफ सप्लाई ऑल्सो। ठीक है, फंक्शन ऑफ सप्लाई। एक्चुअली ये फंक्शन ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट आया, ये जो फंक्शन ऑफ सप्लाई वर्ड यूज कर रहा है, ये प्योर मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन बोल। कौन लोग 11-12 में प्योर मैथ्स पढ़ा है? फंक्शन था ना 11-12 लेवल में, प्योर मैथ्स में फंक्शन बोल के एक चैप्टर आता है, तुमने पढ़ा था? तो फिर कैसे बोलोगे, छोड़ो ना। ठीक है, नहीं पढ़ा तो दुखी नहीं होना है। ठीक है, जो पढ़ लिया वही क्या उखाड़ लिया। अपने मन को तसल्ली देने का बहुत उपाय होता है, ये एक उपाय है। हाँ भाई, तू पढ़ लिया तो क्या उखाड़ लिया, चलो नहीं पढ़ा तो अच्छा है। उधर वाला भी है क्या, साइंस वाले?
बच्चा, वो तो प्योर साइंस का है। अच्छा, तो फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ एक्स करके एक्स का वैल्यू निकाला जाता है, कि अगर किसी दूसरे का वैल्यू पता हो तो एक्स का वैल्यू पता निकालना पड़ता है। अब मेरे को भी उतना मैथ्स नहीं आता, बट मेरे को इकोनॉमिक्स में उसका एप्लीकेशन आता है, वो मैं आपको समझा सकता हूँ। सप्लाई इक्वल्स टू क्या बोलते हैं सर, फंक्शन ऑफ पी, पी आर, पी एफ, टी, जी, ई, ओ। सर क्या है भाई ये सब, पी, पी आर, पी एफ, टी, जी, ई, ओ? सर पी फॉर प्राइस होता है, क्या होता है, प्राइस। प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ द गुड्स। पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पीएफ, पीएफ का मतलब होता है यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पीएफ का मतलब होता है प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टी फॉर क्या है, टेक्नोलॉजी। जी फॉर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। ई फॉर क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। एंड ओ फॉर क्या है, अदर फैक्टर्स। सर रट लेते हैं, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको रटने के बाद आप सप्लाई को नहीं समझ पाए, तो ऐसे रटने रटने को कोई मतलब नहीं है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई उसके प्राइस पे डिपेंड करता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। मैंने बेसिकली क्या है कि सप्लाई भाई तुम किस पे डिपेंड करते हो। मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मानो सप्लाई एक इंसान है, ठीक है। मान कि तू एक सप्लाई, एक मैं तेरे को सप्लाई मान रहा हूँ, तू एक इंसान है, तेरे को सप्लाई, भाई सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो, भाई सप्लाई तुम प्राइस के अलावा और किस पे डिपेंड करते हो, भाई रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे। डिमांड यहाँ पर कहाँ नहीं, कहीं नहीं है। डिमांड है कि नहीं फिलहाल बोलो, डिमांड है बोल के तुम दुकान लगाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। जैसे मार्केट में तो गोल्ड का भी डिमांड है, लेकिन तेरे पास इतना पैसा है कि तू गोल्ड का दुकान खोल सके। मार्केट में लोग हीरा का भी डिमांड करता है, डायमंड का। क्या तेरे पास इतना पैसा है कि तू डायमंड का शोरूम खोल सके? मार्केट में लोग नमक का डिमांड करता है, नून का, लेकिन तेरे पास इतना पैसा है कि तू नून का दुकान खोल सकता है। So point is, the demand is obviously there, then only you came here to supply, ठीक है। नाउ मेरा पॉइंट वो नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिमांड देख के ही आता है, नहीं तो वो पागल है कि जो बिकेगा नहीं उसको बेचने के लिए आएगा। दो तरह का सोच होता है, मैं आगे आगे आता हूँ। फिलहाल इतना समझो कि सप्लाई भाई तुम किस पे डिपेंड करते हो, तो सप्लाई जवाब दे रहा है कि मैं प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता हूँ। जैसे अभी मैं आपको 3 एग्जांपल दिया, गोल्ड, डायमंड और सॉल्ट। सॉल्ट के साथ और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैच स्टिक्स। ओ ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैच स्टिक बोलते हैं ना, मैच स्टिक्स। महंगा होता है कि सस्ता होता है? सस्ता होता है। मैंने एक महीने में अगर हम लोग 10,000 टका का ग्रोसरी स्टोर पे खरीद खर्चा करते हैं, तो उसमें सॉल्ट और मैच स्टिक में कितना खर्चा करते हैं? आउट ऑफ सपोज आप 5,000 मंथली खर्चा करते हैं ग्रोसरीज पे, ग्रोसरी दुकान में जाके चीजें खरीदे रहते हो, तो आपका ग्रोसरी का कितना परसेंटेज सॉल्ट के पीछे खर्चा होता है या मैच स्टिक्स के पीछे खर्चा होता है? वेरी नॉमिनल, वेरी नॉमिनल। समझ में आ रहा है? मैंने अमाउंट जो खर्चा होता है, एक मैच स्टिक्स कितना में आएगा, 5 टका। हाँ, एक सॉल्ट का पैकेट, एक सॉल्ट का पैकेट, मैच स्टिक ज्यादा बोल दिया, 1 टका में आता है ना। हाँ, 1 रुपी या 2 रुपी, मेरे को भी लग रहा था कि 5 टका ज्यादा बोल दिया, ठीक है। हार्डली 1 या 2 रुपी, सही बोला, बोलो ना सर कि 1 टका नहीं है, ये 5 टका नहीं है। सॉल्ट का कितना, 24। तो एवरेज सॉल्ट का प्राइस, अच्छा सॉल्ट मैचेस फिर भी खर्चा होता है घर पे कुछ ना कुछ जलाने में, स्पेशली भगवान के दिया बत्ती करने के टाइम पे रोज 2-4 करके तो जाता ही है, ठीक है। लेकिन सॉल्ट का सोचो, एक पैकेट सॉल्ट 1 kg का कितना खाएगा बंदा, पूरा एकदम मुठा मुठा थोड़ी खाता है, नहीं ना। तो वो बस स्वाद अनुसार ऐसे करके बोलते हैं ना यूट्यूब वीडियोस में, नमक स्वाद अनुसार, क्या है? बोलो यार कितना नमक चाहिए, स्वाद अनुसार। हम लोग यूट्यूब वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग इतना खाना बनाना नहीं आता है तब देख रहे हैं आपको। वो स्वाद अनुसार मत बोलो, हमको उतना पता नहीं है। अब बताओ कितना, 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधा चम्मच, बोल दो। हाँ, कुछ आता नहीं है इन लोगों को बोलना स्वाद अनुसार। सो पॉइंट इज कि सॉल्ट के केस में
हम लोग 1 kg सॉल्ट में 4 जन की फैमिली में, मैं तो देखा हूँ 1 डेढ़ महीने से ज्यादा चल जाता है नमक, और भी ज्यादा। हाँ, अगर 4 मेंबर्स का फैमिली है, 1 kg पूछना माँ को कि माँ एक। हाँ, 35 से 40 में हो जाता है। 35 का 35 से 40 में 1 महीने का हो जाता है ना। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि कितना कम खर्चा होता है। समझ में आ रहा है। तो सप्लाई भाई तुम किस पे डिपेंड करते हो ना, प्राइस पे डिपेंड करते हैं। और तुम देखो जिसका यूज जितना कम है उसका दाम उतना कम। अच्छा, गोल्ड का डायमंड का तो यूज उतना नहीं है, लेकिन शो ऑफ करने में है ना, नॉट जस्ट शो ऑफ। स्पेशली गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। एक तो गोल्ड इमरजेंसी में बहुत बड़ा एसेट बन के आता है, इसलिए गोल्ड का रिचुअल्स नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने घर पे अपने बच्चा बच्चा जो भी होता है, लड़का लड़की जो भी होता है, हर कंट्री में गोल्ड पहनने का और गोल्ड किसी को गिफ्ट करने का जो तरीका कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड वाइड बहुत प्रिमिटिव है। आप ये मत समझो कि हमारे इंडियन वेडिंग्स में ही ऐसा होता है, बाहरी कंट्रीज में भी होता है, सेम टू सेम वे में होता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा चीज है कि हर किसान इंसान को इमरजेंसी में काम आता है। इसलिए बेटी का शादी के टाइम पे उसको कितना भरी सोना दिया जाएगा इस पे बहुत बातचीत होता है। क्यों? क्योंकि जितना भरी सोना बच्चे का माने उस अपने बेटी का लाइफ में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बेटी का सेफ्टी बना रहेगा। समझे? तो बहुत सारा नीड होता है सर, सेफ्टी नीड होता है, शो ऑफ नीड्स भी होते हैं। ठीक है, शो ऑफ नीड्स इन द सेंस अगर सेफ्टी नीड्स होगा तो ज्वेलरी क्यों देंगे, गोल्ड का बिस्किट दे दो। अगर सेफ्टी नीड होगा तो एकदम कच्चा गोल्ड का बिस्किट दे दो, उसमें तो खाद भी कम होता है ना के बराबर। ज्वेलरी बनने से तो उसमें खाद बन जाता है। लेकिन ज्वेलरी पहन के किसी के फंक्शन में जाएंगे, वो तुमको पूछेगा कहाँ से लिया। हाँ, अगर तुमने मुंह से बोल दिया तनिष्क, हाँ, तो क्या प्रेस्टिजियस वैल्यू बनेगा। हाँ, तनिष्क बेस्ट है। क्यों? कल्याण अच्छा नहीं देता है? डिजाइन, डिजाइन पर्पज से वेट वगैरह उतना अच्छा नहीं होता, मेरा इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं ऑब्वियसली किसी का ब्रांड वैल्यू अगर हुआ है, देखो मैं मजाक मजाक से बोल रहा हूँ कुछ बातें, बट सब सच्चाई है जिंदगी का, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करके नाटक करता हूँ। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सब हमारे जिंदगी के साथ कनेक्टेड चीजें हैं। तनिष्क है, कल्याण अभी तो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, बट आजकल कोलकाता में भी मार्केट बनाया है। रिलायंस का भी ज्वेलरी आ चुका है ना सर। इसके अलावा और भी है, जैसे कोलकाता का एक फेमस है एमपी ज्वेलर्स। ठीक है, मेरे को उसका डिजाइन वगैरह मैं देखता हूँ, काफी अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, मिडिल क्लास का सबसे पॉपुलर है कोलकाता में बंगाली स्टाइल में अंजलि ज्वेलर्स। ठीक है, मिडिल क्लास लोग बहुत जाते हैं, बंगाली स्टाइल ज्यादा होता है। क्या बोला? क्या नाम बोला? वो एमपी ज्वेलर्स था, आसाम में भी। ठीक है, इधर और भी पॉपुलर है कोलकाता। इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है सेनको, इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड ज्वेलरी बिजनेसमैन है, स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है सेनको गोल्ड। और एक फेमस कंपनी है पीसी चंद्रा। ठीक है, ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तनिष्क भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, टाइटन का शेयर आता है ना, वो टाइटन के अंदर आता है तनिष्क। उसी शेयर को खरीद के राकेश झुनझुनवाला बना है, जो वर्ल्ड का अभी गुजर चुके हैं, मतलब डेथ हो चुका है उनका लास्ट ईयर। तो वही टाइटन का शेयर, टाइटन के अंदर तनिष्क आता है। ठीक है, और आपका कल्याण ज्वेलर्स का भी शेयर है। रिसेंटली और भी कंपनीज आया है। चलो सोना के बारे में फिलहाल ज्यादा नहीं, ऐसे आज स्टॉक मार्केट में गोल्ड कंपनीज ने काफी ग्रोथ दिया है। अब अगर ज्यादा बोलूंगा तो मैं स्टॉक मार्केट में चला जाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट इज कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स का मतलब है जैसे यहाँ पर हम लोग प्राइस को बेस करके सोच रहे हैं, तो इसमें अदर थिंग क्या है? पीआर, पीएफ, टीजीईओ, बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के जब सिर्फ प्राइस इज द सोल क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड द सप्लाई ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यहाँ पर अदर थिंग्स का मतलब है ये सब बाकी चीजें। ज्यादातर लोग ना रट्टा लगा लेते हैं क्लास स्कूल लेवल में, while other things remaining constant, if the price of the product increases the demand, price of the product demand is decreases, ऐसे करके। लेकिन पूछो किसी को कि भाई अदर थिंग्स क्या है, तुम देखना 90% केस में तुमको जवाब नहीं मिलेगा अदर थिंग्स क्या है। हाँ, पढ़ लिया। सही बोल रहे हैं ना सर?
হ্যাঁ, খুব খুব মিথ্যে কথা বলছি না তো? ইকোনমিক্স ছিল, আদার থিংস না, ওটাই বলছি, আদার থিংসটা কি ছিল জানতিস? জিজ্ঞেস করছি। মোস্ট না, এগুলোই থাকবে, আর কি আলাদা কিছু থাকবে? जानले खूब भालो, मी जस्ट एक नॉर्मल फिल जानना तो चाहिए सर। तो पी पी आर पी एफ टी जी ई ओ, इसमें अगर पी को डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइस के बेसिस में सप्लाई बेसिकली मैनिपुलेट होता है, तो बाकियों को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। सर क्यों? बाकियों को कांस्टेंट करने का जरूरत क्यों है? कौन बोलेगा? বল। ওগুলোর ইফেক্ট পড়বে সাপ্লাইতে, পড়ুক না, পড়লে অসুবিধা কি আছে? थैंक यू, वेरी गुड सर। जब मुझे सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट जानना है, सप्लाई पे कैसे बढ़ रहा है, तो बाकियों को अगर मैं कांस्टेंट ना करूं ना, तो मैं कभी प्रूफ में नहीं आ सकता। जैसे से फॉर एग्जांपल, किसको पूछा जाए, किसको पूछा जाए? चल तुझे ही पूछता हूँ, बलि का बकरा। तेरे घर से इधर आने में कितना खर्चा पड़ता है? 10 रुपये। इसका भाड़ा बोला? बस। कैब भी तो आता है, ऑटो भी तो आता है, तो पैदल भी ऑटो नहीं आता क्यों? ऑटो मेरे को बार बार बदलना पड़ेगा। हाँ तो बदल ले, क्या दिक्कत है? आता है कि नहीं आता है? बदलना पड़ेगा, वो तो बात नहीं है। 2 ऑटो करना पड़े तो 2 करेंगे, आता है ना। बट तुमने वो सबको क्या कर दिया? कांस्टेंट। नहीं समझे? मैंने उनको पूछा कि तुमको तुम्हारे घर से इधर आने में कितना खर्चा पड़ता है, तुमने 10 टका बोला, ठीक है? तो तुमने बेसिकली बस का फेयर बताया मेरे को। तो जब मैंने तुमको बस का फेयर बोला, तुम ऑटो का फेयर, कैब का फेयर, टैक्सी का फेयर, ये सबको कांस्टेंट कर दिया। तुम फ्री में वॉकिंग में भी आ सकते हो, पॉसिबल? शायद पॉसिबल। 1 घंटा लग जाएगा, और से भी ज्यादा 2 घंटा, 1 घंटा में हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, 30-40 मिनट हार्डली, तो आ सकते 30-40 मिनट्स वॉकिंग इज ओके, ठीक है? तो किया जा सकता है, ठीक है? सो पॉइंट इज कि अगर आप इतना सारा चीजों को कांस्टेंट कर रहे हो, ठीक है, ताकि तुम बस का फेयर कंपेयर कर सको, है ना? जैसे मान के ये कैब में आती है से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये कैब का फेयर बोलेगा, तो बाकियों को क्या किया? कांस्टेंट किया। तो इसलिए जब किसी एक मुद्दे पे पहुंचना होता है, तो बाकियों को कांस्टेंट करना जरूरी होता है, समझे? ऐसे ही नहीं दे दिया अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। फिर इतना जानना जरूरी है। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस। अच्छा, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगा, क्यों? कौन बोले? प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए। क्या लगता है? बोलो। फिर से डिमांड के एंगल से सोचना है। हम डिमांड पढ़ा रहे हैं तुम लोग अभी। सप्लायर गेट, चलो अच्छा, गुड गुड पॉइंट्स, ठीक है। सप्लायर को उस प्रोडक्ट को बेचने में मजा आएगा, हाँ, प्रॉफिट ज्यादा होगा। जो चीज का दाम, आप सोचो कि आप एक चीज का दुकान, चलो एक नॉर्मल ऑप्शन देते हैं, आयुष, तेरे को अगर ऑप्शन दिया जाए कि सपोज दोनों ही पॉसिबल है, ऐसे मान के चलते हैं, गोल्ड का दुकान खोलेगा कि सॉल्ट का दुकान खोलेगा? सॉल्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है तेरे को। सॉल्ट चाहिए, क्यों? ऐसे ही बोलने से नहीं चलेगा। एक दुकानदार झगड़ा करने के लिए वैसे बात मत कर, ठीक है? इन्हें कुछ भी बोल के एक बस बखेड़ा खड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है? एक बिजनेसमैन जब दुकान खोलता है ना, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना, ठीक है? तो मुझे बताओ कि सॉल्ट शॉर्ट टर्म में, सपोज तुमको फैमिली को चलाना है, तुमको पैसे का जरूरत है, 1 साल के अंदर तुमको मोटा मोटी एक ठीक ठाक पैसा चाहिए, तो दोनों ही पॉसिबल है कि तुम सॉल्ट का दुकान भी खोल सकते हो और गोल्ड का दुकान भी खोल सकते हो। तो किसमें पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है? ऑब्वियसली गोल्ड में, क्योंकि एक गोल्ड बेच के तुमको जो पैसा आएगा, सॉल्ट बेच के उतना पैसा कमाने के लिए तुम सोचो कितना सॉल्ट बेचना पड़ेगा, तब जाके तुम, हो सकता है तब तुमको सॉल्ट का एक्सपोर्टर होना पड़ेगा, तब शायद तुम
नॉर्मल एक गोल्ड की तरह कुछ कर पाओ। तो देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल एक दुकान का बात कर रहा हूँ। सपोज आपकी लोकेलिटी में आप एक नमक का दुकान भी खोल सकते हो, गोल्ड का दुकान भी खोल सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए तो आप ऑब्वियसली गोल्ड का ही चूज करोगे कंपेयर टू सॉल्ट इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में। इफ बोथ आर पॉसिबल, इफ बोथ आर पॉसिबल तो आप गोल्ड ही चूज करोगे, सॉल्ट नहीं। द रीजन बीइंग गोल्ड का दाम ज्यादा होता है, उसको बेच के हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। चल गोल्ड को हटा देते हैं। सॉल्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा? अब पसंद आया इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स लेगा, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सुविधा है? सेम टू सेम, इसमें भी तुमको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, ठीक है। एक कस्टमर अपने डेली बेसिस में इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे काफी खर्चा करता है कंपेयर टू सॉल्ट। अब लोगों का खर्चा होगा, लोग खर्चा करेगा, उसी चीज का बिजनेस करने में ज्यादा मजा है ना। तो सर किया, सॉल्ट का बिजनेस कोई नहीं करेगा? करेगा सर, ऐसा बात नहीं है। सॉल्ट का बिजनेस भी करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करना चाह के भी तो बहुत लोग कर नहीं पाता ना। क्यों? क्योंकि इसके लिए अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। बट लेस कैपिटल में आप सॉल्ट का बिजनेस चालू कर सकते हो। आप चाहते हो कि इस पूरा एरिया में, से फॉर एग्जांपल बागुएटी, केस्टपुर, एयरपोर्ट एयरपोर्ट एरिया में आपका ही नमक सब खाए, और फिर सबको आप बोले मेरा नमक खाता है, मेरा गुणगान कर। ऐसे बोला जाता है ना, जो जिसका नमक खाता है उसका गुण गाना पड़ता है ना। तो तुम भी नमक का बिजनेस करो और सबको बोलो तुम्हारा नाम लेने के लिए, ठीक है, गुणगान करें। तो सॉल्ट का बिजनेस भी आप कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल तुम सोचते हो कि जहां से सॉल्ट, जैसे भारत सॉल्ट अच्छा प्रोडक्शन करता है, तो एक एक पैकेट सॉल्ट में अगर तुम 1 टका करके भी कमा सकते हो, तो हर ग्रोसरी से अगर तुम्हारा, से फॉर एग्जांपल सिर्फ केस्टपुर का ही अगर मैं बात करूँ, कम से कम इधर तुमको 100 ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगा। अगर 100 ग्रोसरी स्टोर में डेली 100 पैकेट करके सॉल्ट बिकता है, या 50 पैकेट भी बिकता है, तो 100 ग्रोसरी स्टोर में कितना बिका सर? 5,000, ठीक है। तो 5,000 सॉल्ट बिकेगा, तो पर सॉल्ट में तुम अगर 1 टका करके कमाते हो, ठीक है, तो डेली तुम 5,000 कमा सकते हो। तो डेली 5,000 कमा सकते हो, तो 30 दिन में तुम कितना कमा सकते हो? 1.5 लाख टका, ठीक है। मान के चलते कि तुम अकेला तो नहीं रहोगे, मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं। 5,000 की जगह अगर तुम्हारा सॉल्ट अगर 2,500 भी बिके, ठीक है, तो तुम 1.5 लाख की जगह 75,000 कमा सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इनकम नहीं कर सकते, इनकम बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो सबका अपना अपना है। अगर गोल्ड आपके बस का बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका बस का बात नहीं है, तो आप सॉल्ट से शुरू करो, क्या दिक्कत है? अंबानी एक दिन में अंबानी बना है क्या? आपको पता है अंबानी का पहला बिजनेस क्या है? एनीवन? हाँ, एक तो मसाला का ट्रेड करता था वो लोग, ठीक है। ये उसका वन ऑफ द फर्स्ट बिजनेस था, मसाला ट्रेडिंग। मसाला का पैकेजिंग करके इंडिया में भी बेचता था और फॉरेन कंट्रीज में भी बेचता था। और सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो जो बेसिकली पहचान में आया, उसका नाम था केला सिल्क। कपड़ा का नाम था केला सिल्क। सिल्क का कपड़ा जो काफी मजबूत होता, मजबूत इन द सेंस शाइनी होता था। नॉर्मली हमारे देश में कॉटन का, साड़ी का ही ज्यादा कॉन्सेप्ट था। सिल्क का कपड़ा कम ही पहना जाता था, स्पेशली सिंथेटिक सिफॉन का जो होता है। लेकिन उन्होंने ये सिल्क का कपड़ा देखा कि इंसान रोज रोज, लोगों का आर्थिक हालत उतना अच्छा नहीं था, और लोग रोज रोज, कॉटन साड़ी क्या है ना, जल्दी जल्दी पुराना हो जाता है ना। लेकिन कॉटन इज गुड फॉर आवर वेदर, ठीक है, सबको कॉटन ही पहनना चाहिए। लेकिन कॉटन महंगा हो जा रहा था, ठीक है। और सिल्क का साड़ी एक बार खरीदने से उसका शाइन जल्दी जाएगा नहीं। तो फिर लेडीज लोग के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि, और इवन ब्रिटिश लोग भी इस कॉन्सेप्ट को चालू किया था, ठीक है। उनके कंट्री में तो सिर्फ पॉलिस्टर मिलता है, क्योंकि उनके कंट्री में तो ठंडा ही है। आज इंग्लैंड में टेम्परेचर 26 डिग्री आया है। मैं न्यूज रिपोर्ट देख रहा था, बीबीसी, जो इंग्लैंड का जो मेन मेन न्यूज चैनल है, वो लोग बता रहे 26 डिग्री में हीट वेव चल रहा है। तो 26 डिग्री में ब्रिटिश न्यूज चैनल बता रहा है हियर इज हीट वेव कंडीशन इन यूके। मेरे को एक सवाल मन में आया कि अगर 26 डिग्री में यूके में हीट वेव कंडीशंस है, तो बंदा लोग 200 साल राज कैसे किया इधर? अरे वो लोग नहीं किया, उनका फोरफादर लोग तो किया रे बाबा। 200 साल इस गर्मी में कैसे रहा? जब भी गर्मी पड़ता था दार्जिलिंग और शिमला में छुप जाता था। हाँ, ऐसा ही तो करता था बेसिकली। लेकिन ऐसा भी नहीं है, गर्मी में भी रहता था कूलर यूज करके। ठीक है? ऐसे ब्रिटिश लोग का कॉन्सेप्ट था कि जितना भी हिल स्टेशन है सब समर कैपिटल। जैसे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग समर कैपिटल था, दिल्ली के टाइम पे शिमला समर कैपिटल था,
ठीक है। साउथ इंडिया में ऊटी समर कैपिटल था। हर जगह में जहां पर हिल मिला वहां जाके शहर बना दिया और अपना आना जाना करने के लिए टॉय ट्रेन बना दिया। नहीं समझे? आज हम लोग उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे जीके में पढ़ते हैं। नीलगिरी रेलवेज, हमारे दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी का भी जो चलता है उसका क्या नाम है, कभी एक नाम है और क्या, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। ठीक है, इस तरह से असल यूनेस्को है। पहाड़ है, तुम माउंटेन में जा रहे हो ट्रेन में, एक अलग फीलिंग देता है, अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ, हाँ स्लो जाता है बट नेचर लेवल को अच्छा ही लगता है सर। स्लो जाता है तो क्या हुआ, अच्छा ही लगा। सिलीगुड़ी से ट्रेन किए गए। लेकिन एक चीज अच्छा, अगर तुम गर्मी के टाइम पे जाते हो तो इधर गर्मी होता है, फिर ट्रेन में चढ़ते चढ़ते ठंडा लगता है, वो वाला फीलिंग्स बहुत अच्छा लगता है। हाँ, धीरे 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 तुमको फील होता है। फिर जब थोड़ा सा तुम एक हाइट में चले जाए तो फिर तुमको लगता है जैकेट चाहिए अभी पहनना है, ऐसा ग्रुप में रहने से अच्छा लगता है। मेरे को तो काफी एंजॉयमेंट लगा, वो 5-7 घंटा लग जाता है। हाँ, और भी ज्यादा। एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग जैसे लोगों को पसंद नहीं आए, मेरे जैसा फटीचर पुराने जमाने का लोग, बोरिंग टाइप्स। ठीक है, बोर होता जाएगा, पसंद है। ठीक है, आप लोग हैं, तुम लोग को फास्ट फास्ट सब चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मैं स्लो ठीक है। अच्छा तो समझ गए सर, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस ऑफ द प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई डिक्रीजेस। जिस चीज को सेल करके दाम नहीं मिलेगा, सप्लायर नॉर्मली वो प्रोडक्ट सेल करना नहीं चाहता। ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी दाम कम हो जाएगा वो सेल करना बंद कर देगा। दैट्स नॉट दी कॉन्सेप्ट। मैंने ऐसा नहीं कि मार्केट में तुम जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर सब्जी में दाम कम मिल रहा है तो सब्जी वाला उसका सेल नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप समझे ना बात? तो जिसको बेच के दाम ज्यादा मिलता है, सप्लायर्स आर मोर अट्रैक्टेड टू सेल दैट प्रोडक्ट्स। बाकी अपने हैसियत के हिसाब से भी एक कॉन्सेप्ट है कि तुम कितना कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना तेरे को? मेरे क्लास में इतना चुप चुप रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। मैम बोलते हैं मेरे को, वहां पर मैथ्स होता है, जवाब देने का मौका मिलता है। इधर तो सर वही क्या सब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट माथा खराब। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स माने तुम जिस चीज का सप्लाई करना चाहते हो, ये रिलेटेड गुड्स के सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देता है कि सप्लाई फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी। जैसे if price of related commodity rise, they will become relatively more attractive to produce, and that supply of that commodity rises। माने कहना क्या चाहता है कि अगर रिलेटेड कमोडिटी का दाम बढ़ता है तो आप दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो सकते हो। माने सॉरी, if price of a related commodity rise, they will become relatively more attractive to produce। माने जो चीज बेच के मार्केट में ज्यादा पैसा मिलेगा, वो चीज प्रोडक्शन करने में आपको या उसका सप्लाई करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। से फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में, चलो आप लोगों के भाषा का एक एग्जांपल दिमाग में चल रहा है, सोचना पड़ता है कि आप लोगों की तरह क्या बता सकता हूँ, नहीं तो मेरे दिमाग में तो पुराना विचार सब ओल्ड फैशन चीज आता है। अगर मान तेरा मोबाइल का शॉप है, ओके आयुष, आज तेरा ही दुकान में सब एग्जाम्पल। आयुष का मोबाइल शॉप है। आयुष तो क्या चाहेगा, तेरे तेरे दुकान में तो आईफोन भी बेचता है और एंड्रॉइड का नॉर्मल फोन भी बेचता है, वही 40-20 हजार वाला, ठीक है, 10-20 हजार वाला। तो क्या चाहेगा, तेरे दुकान में सिर्फ आईफोन का कस्टमर है कि एंड्रॉइड का कस्टमर है, क्या आने से तू ज्यादा खुश रहेगा? ये इसका दुकान बंद करना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। वो दुकानदार की तरह सोच। अच्छा तेरे को आईफोन से क्यों नफरत है? स्टीव जॉब्स तेरे को कुछ बोला था क्या सपने में? हाँ, क्यों स्टीव जॉब्स के साथ कुछ पंगा लिया था तो? फिर अरे बिजनेस एंगल से सोच, अगर जो बेच के फैमिली चलता है, जो बेच के पैसा आता है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly, अब मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि आईफोन कौन खरीदने आएगा। मैं क्या बोला तुमको क्वेश्चन में कि अगर लोग एंड्रॉइड से शिफ्ट होके आईफोन में आएगा, तुम ज्यादा खुश होंगे, यस और नो?
टेल मी, झगड़ा मत कर मेरे से, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं तेरा जज्बात समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर लोग, जैसे मान कि इंडिया रिच हो रहा है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि विकसित भारत बन रहा है। ठीक है, तो विकसित भारत तब होगा ना जब हर कोई आईफोन खरीद पाएगा। 1.5 लाख का फोन खरीदने का औकात जब हर भारतीय को होगा तब बनेगा विकसित भारत, अदरवाइज कैसे बनेगा? अरे उस टाइम पे आईफोन नहीं होगा, कुछ जेड फोन आ जाएगा, या फिर कुछ भी जे जे फोन आ जाएगा, IJK 11 कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो 1.5 लाख 2 लाख माने एक लेवल ऑफ फोन होगा। अरे कोई तो आएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। ठीक है, मेरे जन्म के टाइम पे आईफोन नहीं था, बाद में आया, तो कुछ तो आ ही जाएगा रे बाबा। द पॉइंट इज दैट कि अगर लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो नॉर्मल से शिफ्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल में। जैसे अमेरिका में ज्यादातर लोग आईफोन यूज करता है, यूरोपियन वर्ल्ड में ज्यादातर लोग आईफोन यूज करता है कंपेयर टू नॉर्मल एंड्रॉइड जिसका मार्केट इंडिया में ज्यादा है। हेलो, यस ना? तो क्यों वो लोग आईफोन यूज करता है? क्या उनको एंड्रॉइड से नफरत है? बिकॉज जब आप बेटर टेक्नोलॉजी वाला चीज आपका खरीदने का औकात होता है, तो आप क्यों डिटोरिएटेड प्रोडक्ट में, मैंने जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेटिवली इंफीरियर, कंपेरेटिवली इंफीरियर गुड्स पे हम क्यों जाएंगे? तो मान के चलो एज पर मोदी जी ड्रीम, मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के ड्रीम, ये सच होता है कि 2047 मैंने डाउन द लाइन 25 years आफ्टर, उनका सपना सच होता है। ऐसा तो मेरे को दिखता नहीं है, क्योंकि यूथ का जो हालत है, ठीक है, मैंने उनका सोच तो ठीक है, बट सबसे पहले काम तो करना पड़ेगा यूथ से। अब यूथ कैसे जगेगा, बहुत दिक्कत है। ठीक है, 25 years तो कम लग रहा है, 250 years अगर ड्रीम होता तो शायद सही होता। ठीक है, 25 साल बाद अगर इंडिया विकसित हो जाता है, हर कोई दुकान में जाके आईफोन खरीदना चाहेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा भी इनकम का ग्रोथ उसी से होगा। मैंने तुम पहले मानो एक नॉर्मल मिडिल क्लास दुकानदार थे, अब हर कोई आईफोन खरीदने आएगा, तो तुम क्या बन जाओगे? हायर मिडिल क्लास दुकानदार या रिच दुकानदार। ऐसे ही तो लोगों का उन्नति होता है। उन्नति माने फाइनेंशियल डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है कि जो चीज बेच के मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, सप्लायर इज ऑलवेज शिफ्टेड टू दैट प्रोडक्ट। ये सिस्टम है। ठीक है, तब नफरत नफरत सब भूल जाता है। मेरे को जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत था टीचर बनना। सीरियसली, मैं हमेशा सोचता था कि कभी ये सब कोचिंग टीचिंग ये सब कभी नहीं करूंगा। मेरे को सबसे नफरत था बचपन में। कोई अगर मेरे को पूछता था बड़ा होके क्या बनेगा, ऐसे तो फर्स्ट ड्रीम इज मेरा क्रिकेटर बनने का ही था सर। अलग बात है कि किसी कारण से मैं नहीं कर पाया, मेरा ही फॉल्ट है, डेडिकेशन कम था, जो भी हो। मैं कोई बहाना नहीं ढूंढता। ठीक है, डेडिकेशन नहीं था, नहीं बन पाया। ठीक है, स्टेट लेवल तक गया था, बस हो गया, खत्म, टाटा हो गया, बाय बाय हो गया। सेकंड लव बोल के कुछ था नहीं। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर कभी नहीं था दिमाग में। सीए के लाइन में आऊंगा, चार्टर्ड बनने का ऐसा भी कुछ सपना कभी देखा नहीं था। वो विद द फ्लो हुआ है। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशंस में आना है, ऐसा तो मैं बचपन में कभी नहीं सोचा था। बट पता नहीं समय के साथ साथ किस तरह से ये चीज मेरे को पसंद आने लगा। जिसको मैं नफरत करते लगा था, मैंने करता था हमेशा, वो चीज पसंद आ गया। हो सकता है कि एक दिन ऐसा होगा कि एक चार चार आईफोन लेके एक दिन मेरे साथ मिलने आ रहा है। ठीक है। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी। इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी rise, they will become relatively more attractive to produce and the supply of that commodity rises. अगर चावल उगाने से अच्छा है कि सब्जी उगाने से ज्यादा पैसा है, तो जो फार्मर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली राइस प्रोडक्शन छोड़ के वेजिटेबल प्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाता है। जैसे रिसेंटली कुछ फ्रूट्स मार्केट में काफी सप्लाई बढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, फैंसी फ्रूट्स हैं हमारे लिए। जैसे देसी फ्रूट क्या है हमारे इस एरिया का, से फॉर एग्जांपल अमरूद, केला, ठीक है, मैंगो, लीची, ठीक है, खजूर, ठीक है, मैंने डेट्स, ठीक है। और कुछ बताओ जो हमारे इस एरिया का पॉपुलर फ्रूट्स है, जिसको हम लोग खाने को भी पसंद करते हैं। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पोमेग्रेनेट भी यहाँ का लोकल है, बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है इंडिया में एकदम। उसको हम लोग दालिम भी बोलते हैं, और एक बेदाना भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। लेकिन जैसे कुछ फ्रूट जैसे कीवी, ये करेंटली एक फैंसी फ्रूट्स है। ठीक है, ये पहले नहीं होता था, आजकल हर घर में कीवी नहीं रहा, तो फिर ब्रेकफास्ट में जैसे कोई चीज दूर हो गई, जैसे कीवी का देश में ही जन्मा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और एक फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट। ठीक है,
तो ड्रैगन फ्रूट्स, कीवी, ब्लैकबेरी, ये बेरी, ब्लूबेरी, ये सब इधर नहीं होता। हाँ हाँ, एवोकेडो, हाँ एवोकेडो, एवोकेडो सलाड, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है, ठीक है। यूट्यूब में भी एवोकेडो का बहुत सारा बेनिफिट्स, ये एवोकेडो खाने से होता है, जैसे एवोकेडो के देश में जन्मा। ये सब फ्रूट हमारे देश में नहीं होता था, लेकिन आजकल लोग बोलते हैं अमरूद कौन खाता है, एवोकेडो का। भाई जैसे तुम्हारे देश में तो ये कभी बनता ही नहीं था, लेकिन पॉइंट बी नोटेड, जैसे जैसे लोगों का इस तरह का टेस्ट में शिफ्टिंग होने लगा, तो यहाँ का भी कुछ लोकल फार्मर्स उसका खेती करना भी चालू किया, और उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिला। वेदर को सुटेबल करने के लिए ये लोग ग्रीन हाउस भी बनाया, ताकि ठंड का जो सिचुएशन है ग्रीन हाउस बनाने से हो जाएगा। जापान का एक मैंगो होता है, डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, एक्चुअली एक जापानी जेनेटिक्स है। उस एक आम का दाम होता है 250 लाख रुपीज, मैंने सॉरी मैंने 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 एक मैंगो का दाम। मियाजाकी उसका नाम है, दिखाता हूँ। क्या सोच रहे हो, मैंगो का बिजनेस करोगे? मजाक नहीं करना सर, को दिखाते हैं आपको। जापानीज मैंगो प्राइस, यहाँ से कॉस्ट अबाउट 2.5 लाख टू 3 लाख पर केजी इन दी, सॉरी 1 रुपीज का नहीं, 1 केजी का 2.5 लाख से 3 लाख पर केजी इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखने में ऐसा होता है सर। हम्म। सर मैं तो कभी खाया नहीं और शायद पता नहीं कभी खा पाऊंगा बोल के लेकिन मैंने जितना सुना कि लास्ट ईयर 2020 कोरोना पीरियड में हमारे हैदराबाद में जापानीज वेदर कंडीशंस को रेडी करके और उसका बीज लेके हैदराबाद में इसको उगाया गया, और इंडियन मार्केट में भी इसको ऑलमोस्ट 2 लाख 1.5 लाख के दाम पे बेचा गया। ठीक है, तो इसके बारे में मेरे को जितना खबर मिला कि इसका दाम इतना ज्यादा क्यों होता है, बोलते हैं कि एक फ्रूट्स में जितने तरह का, मैंने जितना टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स होना चाहिए, वो सारा का सारा बेनिफिट इस फ्रूट्स के अंदर है। मैंने इसको खाने से आप ऐसे मान सकते हो कि आपका बहुत सारा जो डिफिशियंसीज हैं वो दूर हो जाएगा। लाइक प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन तो फ्रूट्स में तो नहीं होता, विटामिन, ठीक है, जिंक, फास्फोरस, जितना सारा चीज एक फ्रूट्स में नॉर्मली, कैल्शियम, ठीक है, फिर विटामिन सी, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में विटामिन सी है इसमें। जैसे विटामिन सी ना नॉर्मली हमारे बॉडी में ना स्टोर नहीं होता। विटामिन सी के बारे में मैंने जितना सुना, ज्यादा डॉक्टरी मेरे को कुछ पता नहीं है, बट मैंने सुना कि विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, रेगुलर उसको इनटेक करना पड़ता है। तो रेगुलर बेसिस में अगर विटामिन सी आपके बॉडी में इनटेक होता रहता है तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहता है, और किसी भी बड़ा बीमारी से आप अपने आप को दूर रख सकते हो। तो कहा जाता है कि ये वाला आम खाने से आपका विटामिन सी का जो कमी है, या जिस तरह का विटामिन सी बॉडी को एक झटके में चाहिए होता है, ये दे देता है। एंड दैट्स वाई इसका मेडिकल बेनिफिट्स के कारण ही, मेडिसिनल बेनिफिट्स के कारण ही इसका इतना दाम है, इतना मेरे को पता चला। बाकी आप रिसर्च करो, यूट्यूब करो, गूगल करो, जो करना है करो, मियाजाकी इसका नाम है। इवन इंडिया में भी कुछ फार्मर्स इसको प्रोडक्शन कर रहा है, समझे? सप्लाई बढ़ रही है कि मैंगो प्रोडक्शन सीख, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये मान के चलते हैं कि इसका कोई प्रॉपर एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ का जो हमारे यहाँ पर बंगाल में जैसे हिम सागोर, ठीक है, 60 टका 70 टका केजी, इस एरिया का लोग पसंद करते हैं। लैंगड़ा मेरे को बड़ा पसंद है, वो भी बड़ा फेमस है। तो लैंगड़ा आम आपको मार्केट में कितना दाम पे बिक पाएगा? 100 टका केजी, है ना, इससे ज्यादा कोई देगा ही नहीं, है ना, हार्डली 140, इससे ज्यादा नहीं। लैंगड़ा, हिमसागोर ये बेच के उतना पैसा नहीं है, एक जितना अभी तक आ रहा है बस। लेकिन अगर तुमको मियाजाकी प्रोडक्शन करने का तरीका पता चल गया, तो क्या तुम शिफ्ट नहीं होंगे? हेलो। अब अगर ज्यादातर लोग इसको बनाना चालू करें, ठीक है, जापान का तो टाटा फेस हो जाएगा, ठीक है। तो होगा कि बोलेगा कि जापान का क्वालिटी थोड़ा हाई रहेगा, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं गारंटी देता हूं मार्केट में दाम 2.5 लाख 3 लाख से कम हो जाएगा। सप्लाई कम है बोल के दाम ज्यादा है। अगर ये मॉडरेटली थोड़ा आ जाएगा ना, मे बी 10,000 टका केजी में आ सकता है। जैसे हमारा अल्फांसो भी यहाँ पर इंडिया इंडिया में होता है, वो भी महंगा आता है, 700 800 टका केजी में बिकता है अल्फांसो, ठीक है। जो महाराष्ट्र में उगता है अल्फांसो, वो भी काफी महंगा आता है, 1,000 टका 2,000 टका केजी में बिकता है।
समझ रहे हैं कुछ आप लोग? हाँ, क्या करेगा? पढ़ाई छोड़ के आम का खेती करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलैरिटी है सब चीजों का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, आप लोगों को इतना देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार भी लगा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो? खेती बाड़ी, दूध, हाँ, टेक्नोलॉजी, एप्पल, ऐसे ही चल रहा है। तो बेसिकली मेरा मेन पर्पस ये नहीं है कि आपको रटाऊं, मेरा पर्पस ये रहता है कि आप इसको समझो कि क्यों इसको पढ़ना है, और इसको पढ़ के आप आइडिया क्रिएट करो कि अल्टीमेटली आपको क्यों इकोनॉमिक्स को दिल से जानना है, ठीक है, दिमाग से भी। थर्ड पॉइंट आ जाता है सर, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके ऊपर तो आगे 3 चैप्टर आता है सर, प्रोडक्शन एंड सप्लाई बोर्ड। एक चैप्टर रहेगा प्रोडक्शन बोर्ड, ठीक है, पढ़ाऊंगा सर, सप्लाई के बाद ही आएंगे शायद। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बोलो। मैन मशीन, थैंक यू। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, 4 होता है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो 4 तरह का फैक्टर होता है सर। दुनिया में कुछ भी उगा लो, कुछ भी बना लो, दुनिया में कुछ भी उगा लो, कुछ भी बना लो, ये 4 फैक्टर के बिना नहीं होता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने अगर बिजनेस पर्पज में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कुछ भी, सपोज एक दुकान लगाना है, ठीक है, मानो कि कुछ काम धंधा नहीं मिला, लास्ट में सोच रहे हो फुटपाथ में एक दुकान लगा। सर इतना बददुआ मत दो क्या बात कर रहे हो, फुटपाथ में दुकान लगा के कोई सोचा था कि मोमो कभी ठेला के बाहर नॉर्मली वाह मोमो का स्टोर बन जाएगा? कौन सोचा था? कोलकाता का ही बंदा ने बना के दिखाया, मोस्ट ऑफली कुछ अग्रवाल नाम है उसका। वाह मोमो, नॉर्मली हम लोग मोमो कहाँ सोचे थे, कभी मोमो का कुछ स्पेशल रेस्टोरेंट होगा कभी सोचे थे? मोमो ऑलवेज ठेला में बिकने वाला चीज, जैसे फुचका ठेला में बिकने वाला चीज, उसको कौन स्टोर में बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में जाके मोमो खाता है भाई? एक एक प्लेट का 150, 200, 250, 300 टका का मोमो। मोमो नॉर्मली 50 टका प्लेट आएगा, यही हम लोगों का नॉर्मल सोचता। लेकिन मोमो को भी एक फैंसी चीज बना के दे दिया ना सर। ये सर नो, फिर सोच सोच में फर्क होता है, सोचो तो कुछ कर पाओगे। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सोच ही नहीं पाते, इसीलिए तो फॉरेनर हम पे रूल करते हैं, हम उन पे नहीं कर पाते। समय बदलो, नॉलेज के ऊपर ही बेस करके चीजें बदलते हैं। ब्रिटिश ने हमारे ऊपर ऐसे ही दबाव नहीं किया था, कुछ तो लूफॉल था ना हम लोगों का, जिसके कारण वो हमारे ऊपर चढ़ के बैठा। 200 साल राज किया, हमारे देश का सारा चीज उठा के लेके चला गया, अभी अपने आप को एकदम सो कॉल्ड कुछ बना के ऐसे कुछ दादा बन के बैठा। से अभी हालत खराब है, रिसेशन चल रहा है, ठीक है, कितना दिन और चलेगा। तो प्रोडक्शन क्या हो गया सर? 4 चीज, लैंड, अच्छा मानो कि आपको अगर कुछ दुकान खोलना है, तो दुकान खोलेगा तो लैंड खरीदेगा, या लैंड भाड़ा ले लेगा। भाड़ा लेते हैं तो उसको बदले में क्या देना पड़ता है? थैंक यू। अच्छा, तुम दुकान में काम करेगा या फिर किसी को काम पे रखेगा? तो जिसको काम पे रखेगा उसको क्या बोलते हैं? लेबर। लेबर को क्या देते हैं? Thank you। तुम कैपिटल दुकान में बिजनेस पे इन्वेस्ट करेगा, तो कैपिटल के बदले में तेरे को कैपिटल कहाँ से मिलेगा? अगर पापा का नहीं है तो, कैपिटल अगर पापा का नहीं है तो फिर क्या करना है? सबका पापा का होता है कैपिटल, 10 लाख अभी चाहिए तो पापा दे देगा सबको? सबका फैमिली इज नॉट केपेबल टू डू दैट। तो ऐसे केस में क्या करना है? बैंक के पास जाओ बिजनेस प्रोजेक्ट लेके, कि भाई बैंक देखो तो मेरा बिजनेस अच्छा है कि नहीं, मेरा औकात देख लो, मैं बिजनेस बनाऊंगा, 10 लाख चाहिए, अगर 5 लाख भी दे दो तो थैंक यू। समझे? ठीक है, डरना नहीं जिंदगी में, कुछ करना है तो करना है। 10 लाख की जगह 2 लाख भी दे दिया, भाई 2 लाख तो मिला ना, चालू तो करो। प्रॉब्लम यही है, इसीलिए हम लोग जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। अरे भाई जॉब तब मिलेगा जब बिजनेस होगा। आउट ऑफ 100 कम से कम 5 बच्चा तो सोचे कि मेरे को बिजनेस करना है, तो फिर जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। हर किसी को जॉब चाहिए, सरकार खुद नहीं बना सकता इतना बिजनेस। सरकार कैसे बिजनेस बनाएगा तुम बोलो? सरकार क्या करता है? सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। उसको बिजनेस के काम दे दोगे, वो कुछ ऑफिसर को हायर करेगा और बोलेगा तुम चलाओ। फिर ऑफिसर लोगों को बिजनेस करना नहीं आता, वो सरकारी एग्जाम पास करके क्या बिजनेस संभालेगा? बिजनेस एक स्किल होता है, उसके लिए जो स्किल आता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आईएएस आईपीएस बन के या फिर आईआरएस बन के थोड़ी होता है। अरे अंबानी थोड़ी ना आईएएस आईपीएस बन के अंबानी बना है, ना तो टाटा ऐसा करके बना है।
एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है, रिस्क लेके बिजनेस करना पड़ता है। तो सरकार कैसे कर देगा बिजनेस? इसलिए तो सरकारी जितना बिजनेस था बड़ा बड़ा सब क्या हुआ, धीरे धीरे बंद हुआ या फिर क्या हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, क्योंकि सरकार चलाने में नाकाम हो गया, फेलियर हुआ, लॉस मेकिंग हो गया। सर कैसे प्रूफ अभी भी दे सकता हूँ। तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाओ और एचडीएफसी के ब्रांच में जाओ, फर्क सीधा सीधा दिख जाएगा। स्टेट बैंक के ब्रांच में जाने से अभी नहीं होगा, लंच के बाद, लंच के बाद जाओगे तो चाय के बाद, चाय के बाद जाओगे तो कल आओ, ऐसा ही होता है ना। सरकारी बैंक है ना, इस बेस गवर्नमेंट बैंक। तो समझ रहे हो कि सरकारी लेवल में लोगों का हालत क्या है, उनको बिजनेस करना नहीं आता। लेकिन एचडीएफसी एक्सिस भले ये तुमसे थोड़ा ज्यादा चार्ज लेता है, लेकिन तुम्हारा काम करके देता है और अपने बंदे को उस तरह का स्किल जनरेट करके देता है। इसलिए सरकारी लेवल में बिजनेस का सिचुएशन अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग कितना भी नाराबाजी करें, ठीक है, कि मोदी तो सब बेच रहा है, अरे मोदी कोई बाध्य होके नहीं बेच रहा है, सिचुएशन उसको बाध्य कर रहा है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाए। भारत सरकार के पास एक एयरलाइंस था, क्या नाम था उसका, एयर इंडिया। अभी फिर से उसको क्या कौन खरीद लिया, टाटा। क्यों नहीं चला पाया? क्योंकि सरकार से बिजनेस नहीं होता है। सर क्या सच में नहीं होता है? सर लास्ट 75 साल का हिस्ट्री तो यही दिखा रहा है। 75 साल मैंने ब्रिटिश जाने के बाद, तो 75 ईयर्स में तो दिख रहा है कि सरकार से नहीं होता है। सरकार फिर क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन संभाले ना। तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कम ही होगा, सिचुएशन यही बता रहा है। और माँ बाबा का अगर उसमें से दो चार कहीं पर है, अगर आपको मिल जाए कर लो, लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स भी समझ रहा है कि सरकारी के पीछे पड़े रहने से जिंदगी बर्बादी होगा, इससे अच्छा अपने को वर्सेटाइल बनाओ, ठीक है। प्राइवेट के लिए भी रेडी रहो, सरकार के लिए भी रेडी रहो। अगर सरकार में कहीं एग्जाम दे के बैठ के मिल जाए अलग बात है, लेकिन अपना जिंदगी को एक चीज के पीछे पड़े रह गए खराब मत करो। ऊपर से सरकारी का और भी प्रॉब्लम है, एग्जाम होगा तो एग्जाम में अगर घोटाला हो जाएगा, फिर री एग्जाम, फिर उसमें एक स्टे ऑर्डर लग जाना, फिर तुमको तुम्हारा जॉब पाते पाते फिर क्या पता बुढ़ा हो जाओ। समझे सर, गवर्नमेंट लेवल में प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। इसको भी पावर मिलेगा, उसका मिसयूज के पीछे पड़ा रहता है। तो मैं आपको जो चीजें बोल रहा हूँ कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए सर, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले हम लोग क्या देते हैं, रेंट। लेबर के बदले क्या देते हैं, वेजेस। कैपिटल के बदले क्या देते हैं, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या देते हैं, तो रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, सबको जोड़ के आपका एक फैक्टर कॉस्ट आता है। क्या आता है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट माने किसी भी चीज को बनाने के पीछे एक खर्चा होता है ना, प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट को छोड़ के रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपके प्रोडक्ट के पीछे खर्चा होगा। जैसे मानो ये बॉटल जिसने भी बनाया, इसके पीछे उसका कुछ रेंट का खर्चा होगा, इसके पीछे उसका कुछ वेजेस का खर्चा होगा, इसके पीछे उसका कुछ बैंक से लोन लेके किया है तो फिर इंटरेस्ट का खर्चा होगा, अपना प्रॉफिट भी लगाया है, सब कुछ जोड़ के ही तो प्रोडक्ट का दाम होता है। अगर मैंने इसको 1000 टका में लिया, तो 1000 टका के अंदर क्या रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं है? ये तो बस एग्जांपल है। आपके पास जो फोन है, तो फोन के दाम पे क्या रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं है? सब जोड़ के दाम होता है। दाम कैसे होता है, इसी तरह से दाम होता है। तो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी चीज का सप्लाई ज्यादा होगा कि कम होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर रेंट का रेट बढ़ जाए मार्केट में, तो प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा बढ़ने में भी सप्लाई पे इंपैक्ट होता है, ठीक है। वेजेस टू मच हो जाए तो दाम बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट, बैंक का लोन का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है, दाम बढ़ जाएगा। तो फिर आपका प्रॉफिट का लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या बोलता है कि राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी विल मेक द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी लेस प्रॉफिटेबल। जब ये सब चीजों का दाम बढ़ता है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका तो कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रहा है ना। आप हमेशा क्या चाहते हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। सपोज किसी चीज को बनाने में आपका खर्चा पड़ रहा है 100 रुपीज या 80 रुपीज, ठीक है। सपोज कॉस्टिंग पड़ा आपका 80, जिसमें आपने 20 रुपीज जोड़ा प्रॉफिट, तो आपका सेल प्राइस बना 100।
तो एक चीज का दाम 100 होने के पीछे उसका 80 रुपीज का कॉस्ट है। अगर यही चीज 80 की जगह 90 हो जाए तो फिर आपका मार्केट में सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन एक सप्लायर इस चीज में इतना खुश नहीं होते। क्यों नहीं होते? उल्टा इसका दाम 80 का 80 रह जाए अच्छा है, जरूरत पड़ने से 100 का दाम 110 में करेगा तो उसको ज्यादा खुशी होगा, इसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहेगा। माने 90 का चीज को 100 या 110 में बेचने से वही सिचुएशन हो गया ना। माने तुम 90 का कॉस्टिंग पड़ रहा है और 110 में बेच रहा है, तो पहले भी 20 होता था, अभी भी 20 ही हो रहा है। तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ के कौन सा तुम्हारा कुछ हो गया? कुछ तो हुआ नहीं है। उल्टा अगर 80 रहता और दाम बढ़ता तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने 80 रह के अगर ये 100 की जगह 110 में बेच पाते तो आपको पहले 20 प्रॉफिट होता था, अभी 30 प्रॉफिट होगा। सप्लायर को ये चाहिए होता है। इसलिए सप्लायर इज नॉट वेरी ईगर टू अट्रैक्ट दी कॉस्ट प्राइस। मैंने उसको ये कभी अच्छा नहीं लगता कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी सप्लायर के हाथ में प्रॉपरली नहीं होता है। ये पूरा इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे बारिश होगा कि नहीं होगा, जिस तरह से सब्जी का दाम बढ़ा है, क्या बारिश किसी वेजिटेबल सप्लायर के हाथ में है? नहीं है ना। एग्जैक्टली exactly. तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें नॉर्मल सप्लायर को दाम तो थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इस दाम पे उसका खरीदा मैंने परचेस कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है। मैंने उसको भी मार्केट से ज्यादा दाम पे खरीद के लाना पड़ता है और फिर ज्यादा दाम पे बेचना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वो इक्वली हो जाता है। उल्टा उसका सप्लाई की मैंने डिमांड गिर जाता है मार्केट में, क्योंकि चीजें महंगा हो जाने से लोग उसको तो पहले से कम परचेस करते हैं। तो नॉर्मली दुकानदार को क्या पसंद है? सप्लाई मॉडरेट रहे, प्रोडक्शन फैक्ट नॉर्मल रहे, और वो थोड़ा थोड़ा करके दाम बढ़ाते जाए। ये दुकानदार का मेन इच्छा होता है। लेकिन ये इच्छा हमेशा पूरा नहीं होता। ये सब चैलेंज है बिजनेस का। ये सब बिजनेस का चैलेंज है। स्नेहाशीष किस दुनिया में खोया है भाई? इसी दुनिया में है। थैंक यू सर। मेरे को कभी कभी लगता है तेरे को कभी एलियन से कनेक्ट हो गया होगा। ठीक है, बात कर रहा होगा एलियन से। अगर कभी बात करेगा तो मेरे को भी सुना देना एलियन से क्या बात है। गाना गा रहे हैं? कौन कौन कौन? जादू जादू वाला गाना। तो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया ना सर? हर बिजनेस को ये चीज समझना पड़ता है। तो राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी विल मेक द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी लेस प्रॉफिटेबल, सो सप्लाई विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज। अब कोई बोलेगा सर आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि दाम बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से भी सप्लाई बढ़ेगा, सॉरी मैंने दाम बढ़ेगा। लेकिन ये दाम बढ़ने पे अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं है, उल्टा प्रॉफिट कम होना है, इसलिए सप्लाई गिर जाता है। समझे? क्यूकम्बर इस गर्मी में कितना इंपॉर्टेंट एक सब्जी है। सलाद खाओ, मैं तो बहुत खाता हूँ, मैंने डेली मेरे को क्यूकम्बर देखना है। इस तरह का मेरे को जरूरत है, स्पेशली दिन के टाइम पे। मैं नॉर्मली वो पफ्ड राइस होता है ना, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं मूढ़ी। ठीक है, मैं मूढ़ी बहुत खाता हूँ, ठीक है, वो बड़ा पसंद है। तो एक मूढ़ी चाट बनाएंगे, उसके क्यूकम्बर यूज करेंगे। हाँ सर ठीक है। तो क्यूकम्बर का जरूरत सबको होता है। तो क्यूकम्बर का दाम नॉर्मली एवरेज रेंज में 50 to 60 रुपीज केजी होता है ऐसे टाइम पे। ठीक है, लेकिन मार्केट में कुछ दिन पहले तक 150 केजी था। तो मैं दुकानदार को पूछ रहा हूँ, 10 पीस क्यूकम्बर लेके बैठा है। ठीक है, 10 पीस क्यूकम्बर लेके बैठा है। मैंने क्या बोल रहा? बोले 150 केजी है, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। मैंने फिर ये लेके क्यों आए? बोले जैसे आप जैसा कोई तो होगा। 2-4 पीस उठा के लेके ही जाते हैं। 2-4 पीस उठा के लेके ही जाते हैं। जैसे मैं जाऊंगा ना तो कितना भी दाम हो, 1 पीस 2 पीस उठा के लेके आऊंगा। मैम कभी कभी डांटते हैं, जरूरी है, दाम ज्यादा है तो मत लेके आते, बाद में लेके आते। अभी देख मेरा नशा है, लेके आ जाता हूँ। ठीक है, वो कुछ खाने के टाइम पे खीरा नहीं है, खीरा नहीं है, ऐसा ही चलता है। खीरा चाहिए, ऑनियन और खीरा, कच्चा प्याज और खीरा, ये थोड़ा सा चाहिए होता है। ठीक है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुमको भी खीरा पसंद है? पसंद है? ठीक है ठीक है, बात करना। लेकिन ऐसा बात करने से ऐसा लगे कि मेरे बारे में ही कुछ बोल। ठीक। तो समझ में आ रहा है सर? तो बेसिकली खीरा का दाम 150 केजी क्यों हो गया? बिकॉज उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। गर्मी के कारण पेड़ पौधा क्या हो रहा है? जल रहा है सर, जल जा रहा है। मैंने पेड़ उगेगा क्या?
वो पहले ही मिट्टी इतना गर्म है कि वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो जल जा रहा है, खीरा भी जल जा रहा है, हीट पे सड़ जा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाने पे प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है, बट सप्लायर को ये पसंद नहीं है। हर एंगल से समझो। नेक्स्ट, तो फिर क्या चीज है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का क्या मतलब होता है, हाँ, एक बढ़ेगा तो एक कमेगा, मैंने अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो पूछता है एग्जाम में, ठीक है, स्टोरी के हिसाब से बता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अभी सुन रहे हो और फिर भूल जाओगे, नहीं, ऐसे स्टोरी के एंगल से आपको हर चीज याद रखना है, मेहनत का काम है सर, ऐसा नहीं है। ये तो बोलेगा सर गप्पे सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं, ठीक है, जब बोर हो जाएंगे घर चल जाएंगे। टी फॉर टेक्नोलॉजी, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो सप्लाई को मैनिपुलेट करता है, मैंने फंक्शन ऑफ सप्लाई का अनदर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर किसी चीज का एडवांस हो, ज्यादा सप्लाई कर सकता है कि कम सप्लाई कर सकता है। जैसे पहले पैकेज प्रोडक्ट नहीं मिलता था मार्केट में, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, आप लोग सब अल्ट्रा मॉडर्न हो। मेरा जन्म गांव में है, मैं गांव में बहुत दिन तक पला बड़ा हूँ। हम लोग उधर ना किसी भी चीज को, जैसे मानो अगर आपको कुछ भी चाहिए, वो ठोंगा होता है, ठोंगा जानते हो, पेपर का ऐसे बनता है, क्या बोलते हैं उसको, ठोंगा ही बोलता है ना, हाँ। तो ठोंगा में जैसे मैंने 1 kg चीनी चाहिए, 1 kg कुछ भी, से फॉर एग्जाम्पल आटा चाहिए समथिंग, तो क्या करता था, उसको ठोंगा में डालता था, ठीक है, ठोंगा में डाल के फिर उसको ऐसा करके एक बंद करके फिर बैग के अंदर डाल देता। आज भी किसी किसी दुकान में होता है, बट हम लोगों के टाइम पे छोटे में हर एक चीज नहीं ऐसा होता था। तुम दुकान में कोई भी चीज लेके जाओ, वो हर एक चीज को ऐसे लूज को पैकेट में डालेगा, पैकेजिंग करेगा, मैंने उसको नॉर्मल ठोंगा के अंदर डालेगा फिर देगा। लेकिन आज के डेट में स्पेशली इन शॉपिंग मॉल या फिर नॉर्मल दुकान में भी जाओगे, जो भी मांगोगे सब पैकेट करके आ जाएगा। सब ओरिजिनली सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है और फटाफट फटाफट आ जाएगा। सर ये पैकेजिंग कैसे संभव हुआ, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कभी देखे हो, बड़ा बड़ा जो आटा मेकिंग कंपनीज होते हैं, वो क्या करता है, आटा निकलते हैं, फिर पैकेज में डालता है, फिर सिलाई हो जाता है और फिर एकदम गाड़ी के पास पहुंच जाता है। ये टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ है। तो टेक्नोलॉजी अच्छा होने से सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है, और टेक्नोलॉजी खराब होने से सप्लाई गिर जाता है। समझ में आया। जैसे आपके पास जो फोन है, उस फोन में अभी 4G 5G चलता है, कुछ साल पहले तक 3G चलता था, उससे पहले 2G चलता था। जब 2G इंटरनेट होता था, तो इंटरनेट को खोलते खोलते 3 मिनट लगता था। वीडियो तो बहुत दूर की चीज, बस वही हार्डली PDF पढ़ा जाता था। यूट्यूब इतना नहीं चल सकता था, आज यूट्यूब चल रहा है इसीलिए बिकॉज ऑफ 3G 4G, मैंने 4G, अब 5G आ रहा है, मैंने आ चुका है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है। तो मैंने अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होता तो यूट्यूब का सप्लाई, यूट्यूब एक अगर प्रोडक्ट है तो उसका भी तो सप्लाई है ना। और आज के डेट में सबसे बड़ा प्रोडक्ट यूट्यूब ही है। आप दिन में कितना घंटा यूट्यूब में लगाते हो, आप, हाँ, कितना घंटा यूट्यूब में, किसमें रहते हो तुम, किसमें, नेटफ्लिक्स में ज्यादा होते हो आप भी, यूट्यूब में कम, आप 1.5 घंटा यूट्यूब में। चलो, तो यूट्यूब का एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। सो यूट्यूब का सप्लाई इसलिए बढ़ा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजी एडवांस बेस्ड ऑन न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिजल्ट इन मोर एंड मोर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। विद द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज। तो सप्लाई बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी को ग्रो करना है। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है नंदिनी, आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, तो फिर आंख में लग रहा है, तेरा आंख में प्रॉब्लम है क्या, बाकी सबको आंख में लग रहा है क्या, हाँ, तो फिर तेरे आंख में शायद है, तो फिर एक काम करना, चश्मा लेके आना। एक होता है ना वो, उसको क्या बोलते हैं, ब्लू 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 रे का एक ग्लास होता है, तो वो लेके आना, ठीक है, उसमें ब्लू क्या होगा, लाइट ब्लॉकिंग, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस। हाँ, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, तो वो लेके आ सकते हो सर। उसमें क्या होगा, उसको लगा लोगे तो आंख में प्रेशर नहीं आएगा। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरकार का पॉलिसी भी किसी चीज का सप्लाई को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है।
जैसे से फॉर एग्जाम्पल, if government policies are favorable, decrease in taxes, increase in subsidy, then supply will increase. And if government policies are unfavorable, increase in taxes and decrease in subsidy. मैंने सरकार क्या करता है, जो प्रोडक्ट को सप्लाई कम करवाना है उसमें क्या करेगा, सब्सिडी को हटा देगा। सब्सिडी क्या होता है ना, सरकार हेल्प करता है। सपोज कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो सरकार क्या करता है, जैसे मानो शुगर केन मैन्युफैक्चरिंग अगर ज्यादा करना है, क्योंकि सरकार का इंटरनेशनल में काफी एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस काम को कर सके। जैसे आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मैं बताता हूँ। देयर इज ए प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, उसको बोलते हैं इथानॉल। क्या बोलते हैं, सुने हो? मैं भी बचपन में कभी केमिस्ट्री में पढ़े। ये इथानॉल जो है ये आपका आता है शुगर केन से। शुगर केन प्रोडक्शन होने के टाइम पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे आता है। इथानॉल पहले भी बनता था, लेकिन इथानॉल का यूटिलाइजेशन के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो इंडिया में रिसेंटली इथानॉल का एक इनोवेटिव यूज करके पेट्रोल के साथ मिक्स करके पेट्रोल का जो मैंने क्या बोलते हैं उसको कंजम्पशन लेवल बढ़ा गया। मैंने 1 लीटर पेट्रोल पे अगर कुछ मात्रा में इथानॉल मिलाया जाए तो वो पेट्रोल ज्यादा देर तक आपको एफिशिएंसी दे सकता है या सप्लाई दे सकता है। इससे क्या होता है, पेट्रोल का नीड कम हो जाता है थोड़ा बहुत, माने वो भी एक एफिशिएंसी लेवल में काम कर रहा है। तो जब से इथानॉल का प्रोडक्शन इंडिया में पहले भी होता था, लेकिन कभी इथानॉल के बारे में इतना किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन जब से ये इनोवेशन आया है, इथानॉल इन पेट्रोल ना, क्या बोला मैंने, The government has achieved the target of 10% average blending of ethanol in petrol in the country under ethanol blended petrol program in June 2022. The 5 months ahead of the target of the Navamber 2023. Blending of biofuels, क्योंकि ये बायोफ्यूल है, एक्चुअली इथानॉल एक तरह का बायोफ्यूल है। इसको पेट्रोल के साथ मिलाने से अल्टीमेटली अगर 10% करके भी इथानॉल देने से गाड़ी का जो भी हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं तो उसमें एक कंजम्पशन में पेट्रोल का थोड़ा बहुत यूज कम हो जाएगा। और पेट्रोल का यूज थोड़ा सा कम हो जाने से इंटरनेशनली सारा पेट्रोल इंडिया को एक्चुअली इंपोर्ट करके इंडिया में लाना पड़ता है। इंडिया का 80 से 90% पेट्रोल बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, बिकॉज हमारे देश में तेल का खनी नहीं है। देयर इज नो ऑयल माइंस प्रॉपरली इन आवर कंट्री। जितना थोड़ा बहुत है उसके घर के सामने है, शिव सागर में है और डिगबॉय में है, दोनों ही आसाम में आता है। कहाँ पर है? धुमरी, धुमनी, वहां पर आता है। और एक है सर बॉम्बे हाई, बॉम्बे में एक है बॉम्बे हाई। तो थोड़ा बहुत है, हार्डली 10, 15, 20% खूब जोर हम लोग वहां से मैनेज कर पाते हैं। इतना बड़ा देश चलाने की हालत में नहीं है। तो 80 to 85% पेट्रोल पूरा मिडिल ईस्ट, रशिया, ये सब कंट्री से लेना पड़ता है। तो अगर मेरे को थोड़ा सा भी 10% इथानॉल यूज करके भी अगर मेरा कंजम्पशन में थोड़ा सा बचत हो सकता है, तो इसमें भी हमें काफी पैसा का बचत होता है। किसका? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट का बचत माने वो पैसा किसी दूसरे जगह में पब्लिक के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो गवर्नमेंट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस साल ये हुआ था आप लोग सोच भी नहीं सकते, ये 2022 का केस है ना। अब आपको मैं 2022 में इथानॉल कहां से आया मैं बोला, शुगर केन से। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर बहुत ज्यादा बोलते हो आप। बट मैंने अपने आप को रोक नहीं पाता, रोकना भी चाहिए। 2022, लुक एट दिस। ये क्या कंपनी है? बलरामपुर चीनी एक्चुअली शुगर केन मैन्युफैक्चरर भी है और एज वेल एज मैंने साथ में इथानॉल भी प्रोडक्शन करता है और चीनी का भी सप्लायर है। इसका 2022 में ग्रोथ देखो सर, 201 का शेयर कहां तक गया था, फ्रॉम 175 टू 511, 175 से 500 तक चला गया था ड्यू टू दिस डिसीजन। क्या लगता है इकोनॉमिक्स क्या है? बस सब्जेक्ट्स है। तो मनी मेकिंग मशीन समझ लो तो बहुत कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। वो 4 डेफिनेशन। सर आपने क्या किया था? सर खरीदा था, मैं अप्रोक्स 200 225 में दिया था, 350 400 में बेचा था, उसके बाद भी 100 रुपया का ग्रोथ। मेरे क्लास में जितना स्टूडेंट्स थे उन लोगों को भी बोला खरीदो। तो क्या बात करते हो? बोली हाँ देयर इज इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि इथानॉल में गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रहा है तो नो डाउट जो मैंने
चीनी प्रोडक्शन, मैंने शुगर केन प्रोडक्शन जितना कंपनीज है, इसमें एक कंपनी नहीं है, और भी दिखाता हूँ मैं आपको। आपको लग रहा है इत्तेफाक है? देयर इज अनदर कंपनी नोन एज रेणुका शुगर। इसका भी आप 2022 का डेटा देखो। कितने का था? 9 टका 35 पैसा। कहां तक पहुंचा? 63। 9 का शेयर 63, 7 गुना, 7 टाइम्स। रीजन भी वही, समझे? चलो, ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें काम करता है सर। तो आप जितना साउंड नॉलेज रखोगे उतना डिसीजन मेकिंग पावर आएगा, और उतना ज्यादा इकोनॉमिक्स का यूटिलाइजेशन भी होगा। मजे से पढ़ो, जितना मजा लेके पढ़ोगे उतना यूटिलाइज कर पाओगे। पैसा इज नॉट द बिग थिंग। ऐसा नहीं कि सर पैसा का बात कर रहे हैं तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं। एक्चुअली अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पैसा सबको कमाना है, बिकॉज ये बहुत ही नीडी एक, मतलब जरूरी एक चीज है। लेकिन अगर आप जरूरत में डिसीजन लेने के लिए आपके पास उतना साउंड नॉलेज होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये सब रट्टा लगा के मैं तीर मार लूंगा, पास हो जाऊंगा, लेकिन अगर रियल लाइफ में एप्लीकेशंस नहीं आएगा तो फिर ये सब पढ़ के अल्टीमेटली आप ना तो कंपनी का फायदा करा सकते हो, ना तो खुद का फायदा करा सकते हो। अंडरस्टैंड सर? तो ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट। समझ में आया? तो गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल होने से सप्लाई बढ़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल ना होने से सप्लाई गिरता है। रिसेंटली और एक छोटा सा एग्जांपल है, राइस। इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखा था, मैंने इंडिया का राइस बाहर नहीं जाएगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जाएगा, मैक्सिमम राइस में बैन लगा के रखा था। इसके कारण पाकिस्तान का राइस एक्सपोर्ट बढ़ गया, उन लोगों का बल्ले बल्ले हो गया। अब आप बोलोगे सर इंडिया ने क्यों राइस बैन लगा के रखा था? कोरोना पीरियड में इतना सारा लोगों को फ्री में खाना खिलाया ना सरकार, तो हमारा जो रिजर्व है वो गिर गया था। फिर से अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति हो जाए और हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में सारा चीजें एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन बाद में पैसा तो नहीं खा सकते, इमरजेंसी में तो खाना पड़ेगा चावल ही। कोरोना टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि पैसा रहने से भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके पास खाने का चीज हो तो ही जाके आपका जिंदगी चला है, नहीं तो पैसा का भी कोई मोल नहीं है। इसलिए पैसा इज इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जब इमरजेंसी होता है तो जरूरत की चीज है। तो कोरोना एक बार आके हम लोग को एक बहुत बड़ा सीख देके गया कि कोरोना में क्या होता है लोगों का। 2000 से 2020 से 2024 में ये बात भूलना नहीं चाहिए। तो इंडिया ने 2022 में डिसीजन लिया कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट में थोड़ा सा कटिंग करेंगे। अमेरिका बोला ऐसा मत करो, बहुत सारा कंट्री का जरूरत है, लेकिन सबको पहले अपना जरूरत देखना चाहिए, बाद में दूसरे का। आज इंटरनेशनली वार सिचुएशंस बना हुआ है चारों तरफ, मिडिल ईस्टर्न सिचुएशंस अच्छा नहीं है, इसराइल, ईरान, पैलेस्टीन, ठीक है, तुर्की, सब जगह में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। चाइना बदमाश है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। रशिया के साथ अमेरिका का रिलेशन अच्छा नहीं है। यूक्रेन रशिया में ऑलरेडी वार चल रहा है। अगर ये सब चीज एक बड़ा मात्रा में रूप ले लिया और इंटरनेशनली कोई वार सिचुएशंस कभी भी चालू हो गया, कोई नहीं बोल सकता क्या हो सकता है। अच्छा चल रहा है, आम आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, सब चल ही तो रहा है, मोदी पागल है। कल खराब हो जाएगा, बोलेगा मोदी पागल नहीं है, मोदी ही सब कुछ है। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा दोष उसी पे आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग एक्सपोर्ट पे बैन करेंगे। एक्सपोर्ट का बैन करने से क्या हुआ? ऑब्वियसली राइस, हमारे देश का जो राइस है वो हमारे देश में ही रह गया। और जो भी सरकार का जो भी भंडार है, मैंने भंडार है जिसको सरकार इमरजेंसी टाइम पे कितना गरीब लोगों को खाना खिलाया, फ्री में दिया सबको राशन, है ना। स्पेशली जिनको पैसा कमती था उनको फ्री में दिया ना। तो इस तरह से देश क्या हो सकता है, जिंदा तो रह सकता है ना। अभी पाकिस्तान का हालत देखे हो आप लोग, आटा के लिए लाइन लगाते हैं किस तरह से, है ना। तो भारत ऐसा हालत में नहीं आना चाहता। आजाद इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग अमेरिका के पास बहुत बार ऐसे घुटने टेके हैं सर। अमेरिका हम लोग को ना ऐसा ऐसा आटा देता था 1965-75 तक, ये सब चला है। अगर घर में कोई पुराने माँ बाबा को भी पूछ सकते हो, उनको भी शायद पता हो। अमेरिका रोटी देता था, इसको PL 480 बोल के एक डील हुआ था। क्या डील हुआ था? PL 480। इस डील के तहत अमेरिका हम लोग को बहुत ही लो क्वालिटी आटा सप्लाई करता था, और हमारे पास इतना आटा नहीं था कि हम हमारे देश को पेट भरा सके। क्यों? क्योंकि लगातार 2 बार पाकिस्तान और चाइना ने हमारे साथ वार कर लिया। 65, 62 लगातार, 62 में इंडो चाइना वार, 65 में इंडिया पाकिस्तान वार, फिर 75 में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का वार। बट वो एक्चुअली पाकिस्तान बांग्लादेश का वार नहीं है, इंडिया पाकिस्तान वार, बिकॉज बांग्लादेश का क्या ही औकात है, सिंपल बात है।
वो कितना भी मुक्ति योद्धा ये वो लोग चिल्लाए, ठीक है, थोड़ा सा भी थैंक्स नहीं करते हम लोग, बहुत ज्यादा एकदम अहंकार करते हैं। हम लोग नहीं होते ना, तो सब एकदम बांग्ला भाषी से उर्दू भाषी हो जाता। यही हालत होता बांग्लादेशी लोगों का। वो लोग इसीलिए तो लड़ाई लड़ा, जबरदस्ती पाकिस्तानी लोग इन लोगों को उर्दू बुला रहा था। उर्दू बोल, तभी तो बांग्लादेश में लोग ऐसे पानी पानी करता है। नॉर्मली बांग्ला में तो जॉल होता है, पानी थोड़ी होता है बांग्ला में। हम लोग क्या बोलते हैं, जॉल खाबो बोलते हैं, पानी बोलते नहीं है। बंगाली लोग पानी बोलता है क्या? ये बांग्लादेशी लोग बोलता है। क्यों? वो जब पाकिस्तान लोग वहां पर अटैक किया ना, हर चीज को माने ये लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, टाका बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग रुपया बोलते हैं, पाकिस्तानी लोग भी उसको रुपया बोलता है। जबरदस्ती बांग्लादेशी लोगों को बोल रहे तुम रुपया बोलो, काय को टाका बोल रही हो। हर चीज में पाकिस्तानी कल्चर बांग्लादेशी के ऊपर थोप रहा था। बांग्लादेशी बोले ये तो गड़बड़ हो गया पाकिस्तान का साथ लेके। फिर वो लोग बोला कि हम लोग को नहीं हो रहा है, हम लोग का दम अटक रहा है, कोई बचा लो। फिर इंदिरा गांधी बोला देखो भाई, इधर भी पाकिस्तान, दोनों के साथ प्रॉब्लम है, इसलिए एक पाकिस्तान को हटाते हैं। फिर बांग्लादेश को हटा के इंडिया ने अपना ही बेनिफिट किया, लेकिन किया ना। फिर लेकिन ये लोग, हाँ भारत साহায্য করেছে, क्या साহায্য করেছে? नहीं होते तो अभी उर्दू ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी बांग्लादेशी को भेजो, मैं भेज उसको दिखाता हूँ। जैसे मेरा कोई दोस्त था कॉलेज लाइफ में, तो बांग्लादेश से पढ़ने आया था, मैं ऐसा सुना था। फिर एकदम बोला तेरे से बात नहीं करता। अब सच किसी को हजम नहीं होता है। सच कड़वा ही होता है। आई होप अंडरस्टैंड सर, कितना सारा चीज है, सरकार का पॉलिसी बहुत इंपैक्ट देता है, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, भविष्य में अगर किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो आज उसका सप्लाई क्या होगा? भविष्य में दाम बढ़ेगा तो आज सप्लाई कम होगा, जब दाम बढ़ेगा तब सप्लाई बढ़ाएंगे। If there is a future expectation about rise in price, then supplier will not increase the supply at present. If there is a future expectation about fall in price, then supplier will increase his supply. नहीं समझा? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट राइज इन प्राइस, भविष्य में दाम बढ़ेगा, then supplier will not increase the supply at present. क्यों? क्योंकि भविष्य में दाम बढ़ेगा तो अभी सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो दाम तो कम मिलेगा ना। मान की ये चीज तुमको अगर समझना है तो तुमको गोल्ड ज्वेलरी बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। देखो सर, एक छोटा सा चीज बोलते हैं, पढ़ तो रहे हैं इकोनॉमिक्स, बट ये हर एक चीज को प्रैक्टिकली फील करना है तो तुमको बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप ये सब चीज फील नहीं कर सकते। इसलिए देखो मैं पढ़ा तो रहा हूँ पॉइंट्स, बट बार बार मेरे को आपको बिजनेस का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यही सच्चाई है। अब गोल्ड ज्वेलर का बिजनेसमैन क्या करता है, अचानक से गोल्ड का दाम जब बढ़ जाता है तो सपोज 1 kg गोल्ड का प्राइस है, या 10 ग्राम गोल्ड का बता दो, 10 ग्राम गोल्ड का दाम है मान 70,000, ठीक है। लेकिन तूने 3 महीने पहले 10 ग्राम गोल्ड को 50,000 से परचेस करके रखा था। कितने में? 50,000 से। आज 10 ग्राम सोना का दाम कितना हो गया? 70,000। तो अगर तेरे को पता लग रहा है कि फ्यूचर में सोना का दाम बढ़ेगा, तो तू आज सोना पे मैंने सोना लोगों को बेचने के लिए ज्यादा उतावला होगा कि जब दाम बढ़ेगा तब बेचने के लिए उतावला होगा? इफ यू आर इफ योर एनालिसिस इज वेरी प्रॉपर, तो आप क्या करोगे? अरे रख यार, अभी कम सप्लाई कर, अभी उतना ऑफर देने का भी जरूरत नहीं है, कस्टमर जितना आ रहे आने दे, दाम बढ़ेगा तो हम लोग को 2 गुना प्रॉफिट। 50,000 में खरीदा हुआ है, ठीक है, मैंने उस टाइम पे 3 मंथ पहले तेरा 50 में खरीदा हुआ है। अगर तू उसको 50 का जो नॉर्मल है, अगर तू उसको 55,000 में बेचता है तो 5,000 का प्रॉफिट है। लेकिन तेरे पास अगर पुराना दाम पे सोना खरीदा हुआ है, देखो इसमें दो चीज सोना वाला का होता है। अगर पुराना दाम पे खरीदा हुआ है और करंट रेट में मार्केट में 10 ग्राम सोना का 70 चल रहा है, तो तुम जब सोना की दुकान में जाओगे तो क्या बोलेगा, दाम बढ़ गया है, तो ज्यादा तो बढ़ा हुआ दाम ही लेता है तुमसे। हेलो, सोना वाला क्या उसका पुराना रेट पे तुमको देता है क्या? नहीं देता। वो क्या बोलेगा, सोना का दाम आज के डेट में ये चल रहा है तो तुमको आज के डेट में देगा, और तुम्हारा वो चीज पहले से कम दाम में खरीदा हुआ है। तो जब तुम्हारा पहले से कम दाम में खरीदा हुआ है और तुम्हें पता है कि फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है, तो तुम फ्यूचर में सप्लाई बढ़ाओगे, अभी सप्लाई को मॉडरेट रखोगे। कस्टमर को वापस तो नहीं कर सकते, है ना, मॉडरेट रखोगे, ठीक है, किसी ना किसी बहाने पे अभी माल कम है, कुछ दिन बाद बेचेंगे, हाँ वो वाला कलेक्शन नहीं है, कुछ दिन बाद आओ, ऐसा करके आपको वो कर सकता है, और उसको पता है वो आपसे ही लेगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली काम करता है। लेकिन इसमें सोना वाले का एक देखो, जैसे एक तरफ फायदा किया, एक तरफ उसको एक प्रॉब्लम भी होता है। जैसे
3 महीना पहले तो दाम सोना का 55,000 चल रहा था मार्केट में, लेकिन अभी तो दाम चल रहा है 70,000। तो जब आज के रेट में उसको सोना फिर से परचेस करना है तब तो उसका महंगाई आएगा ना। तो ये जो अभी का महंगाई को उसको एडजस्ट करना है, ये एडजस्टमेंट वो कैसे कर लेगा? लॉस उसका नहीं है, दाम बढ़ने से वो एडजस्टमेंट कर लेता है। वो जो आपसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर लिया ना, पुराना 50,000 का चीज अभी 70,000 में बेचा, वहां से उसको पैसा मिल गया, अभी जो एक्स्ट्रा दाम उसको मिलेगा वो एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? जो लोग गोल्ड के ट्रेडिंग डीलर होते हैं वो इस तरह का चीजें बहुत देखते हैं। समझा? कुछ नहीं समझा। शेयर मार्केट में अगर फ्यूचर में दाम ज्यादा मिलेगा तो मैं फ्यूचर में बेचूंगा ना शेयर, सस्ता में थोड़ी ना बेचूंगा। मेरा शेयर खरीदा हुआ है 100 टका में, और मेरा शेयर मार्केट में मेरे को लग रहा है 150 तक जाएगा। तुम मेरे को बोल रहे हो कि सर आपके पास शेयर है, मेरे को बेच दो, सस्ता में बेच दो, तो मैं सस्ता में बेचूंगा कि महंगा में बेचूंगा? तो अगर मेरे को पता है कि 2 महीने बाद 150 चलेगा तो मैं 150 में बेचूंगा। मैं तुमको अभी क्यों दूंगा 100 टका में? 50 टका मेरे को फायदा होगा। एकदम प्योर बिजनेस है। इकोनॉमिक्स बेसिकली, आप लोग गूगल करते हो ना हाउ टू मेक मनी, ठीक है? मत करो हाउ टू मेक मनी, चुपचाप इकोनॉमिक्स पढ़ो। पैसा कमाने का हर एक सीक्रेट इस सब्जेक्ट के अंदर छुपा हुआ है। मानो मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। गूगल करोगे तो गूगल आपको हजारों चीज दिखाएगा, वो अलग बात है, मेरे बात से गूगल का बात को ज्यादा अहमियत। समझ गया? अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट आल्सो डिपेंड अपॉन नेचुरल फैक्टर्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, फॉरेन पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सब चीजें भी मायने रखता है। ये सप्लाई बढ़ेगा ठीक ही रहेगा। तो समझ में आया सर? हम लोग क्या पढ़े? फंक्शन ऑफ सप्लाई। भाई सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते? सप्लाई बोल रहा है भाई मैं तो प्राइस पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता हूँ। क्या मैं रट्टा लगा के बोला? क्या लगता है? अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना तो ऑलवेज सामने रहेगा, रट्टा लगाने का जरूरत। बस मैं मेरा यही आपको बोलना है, आप रटो। आप देखो मैं तो इतना दिन से पढ़ रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ो, समझो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप दिमाग से चीजों को याद रखो। हर चीज को रटने का कोशिश इतना ज्यादा मत करो। इतना सारा चीज समझने के बाद देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ये एक डेफिनेशन है, क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, 10 मिनट रुक। ठीक है कर क्या कर रहा है? मतलब तेरा एटीट्यूड से बोल रहा है सर बहुत हुआ अब बंद करो। हाँ, एक एक ग्राफ मेरे को बता देने थे, मैं छोड़ दूँ। ओहो, जैसे कि कोई कुछ गुनाह कर दिया। मतलब ये एक तरह का, अब मुंह पे बोल तो नहीं रहा है कि सर बहुत हुआ बंद करो, अपने एटीट्यूड से बता रहे हैं, ठीक है? बैग हटा के हैं ऐसे करके, हो गया बहुत हुआ, छोड़, सप्लाई बंद कर अपना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब किसी चीज का दाम बढ़ता है उसका सप्लाई बढ़ता है। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब दाम गिरता है तो उसका सप्लाई गिरता है। ये तो समझ में आ गया? द सप्लाई हैज ए पॉजिटिव रिलेशन विद प्राइस। सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ कैसा है? पॉजिटिव। क्या हुआ? प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिरने से सप्लाई, याद रहेगा? और फंक्शन सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी, मेनली प्राइस। बाकी चीजों को नॉर्मली हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जरूरत तो होगा सभी का, लेकिन मेनली अगर कोई चीज, किसी भी चीज का, जैसे मानो जब भी हमें कोई मेरे को बोलता है कि दुकान खोलना है, ठीक है, ये दुकान, इस चीज का दुकान खोलना है, तो प्राइस ही मेनली मेन दिमाग में आता है कि जो मैं बेचूंगा उसका मार्केट में क्या रेट है ना? इवन डिमांड करने वाला भी तो वही सोचता है। जब जैसे मानो शॉपिंग मॉल में कोई जीन्स पसंद आया, तो पहले लेके उठा के ट्रायल करते हो कि पहले प्राइस टैग देखते हो? अगर आप बोलते कि सर नहीं मैं पहले उठा के ट्रायल करता हूँ, तो मेरा जवाब यही होता कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट, मैंने पैसा मायने नहीं रखता। बहुत बड़े बाप का बेटा होने से शायद आपके लिए ऐसा होगा। आपको पता है शॉपिंग मॉल में मानो आपके पास इतना पैसा है कि पापा का कितना कितना पैसा होने से कि आप प्राइस टैग नहीं देखो, ठीक है, शॉपिंग मॉल ही खरीद लेंगे ना, जीन्स क्या चीज। डोंट वरी। सो
इस तरह से। तो टाइप ऑफ सप्लाई को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, प्राइस 1 टका है, सप्लाई मानो 10 क्वांटिटी, प्राइस 2 टका, सप्लाई 20 क्वांटिटी, प्राइस 3 30 क्वांटिटी, प्राइस 4 40 क्वांटिटी, 5 होगा तो 50 क्वांटिटी। क्या चीज हुआ, जैसे जैसे दाम बढ़ा सप्लाई बढ़ गया। उल्टा सोचो, 5 से 4 हुआ 50 से 40, 4 से 3 40 से 30, 3 से 2 30 से 20, 2 से 1 20 से 10। दाम कम होगा तो सप्लाई गिरेगा, दाम ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ेगा। इस चीज को अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो सप्लाई का ग्राफ देखने में कैसा होता है, बस ये ड्रॉ दिखाऊंगा और छोड़ दूंगा। मन मन में सब लोग मेरे को गाली दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, सबके आगे में लिखा है नंदिनी तो तब से गाली दे रहा है मन ही मन, कब छोड़ेगा सर, कब छोड़ेगा। क्या सच बोलते हैं नंदिनी? नहीं, मैं फेस भी रीड कर पाता हूँ, ये सब मेरा स्पेशल पावर है, फेस रीड करना, माइंड रीड करना, ठीक है। इवन अगर बिलीव नहीं हो रहा है उसको पूछ ले, इवन उसका हॉबी में मैं बोल दिया था, ठीक है, कि उसका हॉबी क्या हो सकता है। बिलीव नहीं हो रहा है तो पूछ सकते हो, प्रमाण देगा। जोक से पार्ट छोड़ो, ए मजाक किया, छोड़। सुन, ये ओरिजिन है। अब मानो कि किसी चीज का प्राइस 1 टका है, चल इसको 1 की जगह 10 टका करा, 10 20 30 40 50, ठीक है। इधर इस साइड में तुम क्वांटिटी दे दो, ये प्राइस था, इधर क्वांटिटी है। जब दाम, अच्छा इधर क्वांटिटी में 10 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो, ठीक है। मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्केल स्केल लेके थोड़ा सा प्यार से करना, ठीक है। मेरा काम बस समझाना होता है, खूबसूरती पे मेरे को इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि आप, मुझे पता है आप लोग मेरे से सुंदर बना सकते हो। मेरा काम है बस समझाना। अब दाम जब ज्यादा है तो नॉर्मली सप्लाई क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। 50 टका में सप्लायर ज्यादा खुश होते हैं, तो वो ओहो सॉरी, इसको 50 नहीं, इसको ना 1 2 3 4 5 ही, क्योंकि तो मैं इस साइड में क्वांटिटी को भी सेम कर दिया, खराब दिख रहा है ना। 1 2 3 4 5 ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5। दाम 5 टका है तो प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा करने के लिए दुकानदार पागल हो रहा है। दाम थोड़ा सा कम हो जाएगा ना तो दुकानदार को खुशी नहीं मिलेगा, बोलेगा भाई पैसा नहीं है, कम कर। जिस चीज को बेच के पैसा कम आएगा ना, दुकानदार उसको उसके पीछे ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं करता है। तो मैंने उस चीज में पैसा फंसाना नहीं चाहता है। जिसको बेच के पैसा ज्यादा आएगा कस्टमर को भी बोलेगा ये लेना, ये अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें बेच के पैसा है। सिंपल है, ये किसी भी सप्लायर करेगा। आप भी कल दुकानदार बनोगे तो आप भी कब बोलोगे 3 टका। जब दाम और गिरेगा 30 क्वांटिटी, दाम और गिरेगा 20 क्वांटिटी, दाम और गिरेगा 10 क्वांटिटी। सप्लाई कब कैसे बनेगा, जस्ट कनेक्टिंग दी पॉइंट्स, नॉट डॉट्स, कनेक्टिंग दी पॉइंट्स। ये जो बीच बीच में पॉइंट्स निकला इसको कनेक्ट करो, तो ये बन गया आपका एसएस। ये जो यहाँ पर सप्लाई का बना है ना, मैंने आपको ड्रॉ करने का मैन्युफैक्चरिंग दिखाया कि कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको अभी अगर रब कर दोगे तो बेसिकली यही बना है, ठीक है। तो ये सप्लाई का, इसको क्या बोलते हैं आप, मैं किधर से किधर खींचा सर, नीचे से ऊपर ना, और वो भी लेफ्ट से राइट। दिस इज लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना मेरा, आप लोगों का भी वही है ना, मेरा जो लेफ्ट है आप लोगों का भी लेफ्ट वही है ना, लेफ्ट। और ये क्या होगा राइट, तो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होता है नॉर्मली, और अपवर्ड राइजिंग होता है। क्या होता है सर, अपवर्ड राइजिंग। याद रहेगा कि सप्लाई का अपवर्ड राइजिंग होता है, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होता है। क्यों होता है वो ड्रॉ करके समझ में आ गया। इसके रीजन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन के कारण दाम बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। तो कल अगर मैं नेक्स्ट क्लास में जब अगर मैं आप लोगों को सप्लाई का ड्रॉ करने बोलूं तो बिना कुछ देखे ड्रॉ कर सकते हो ना, घर पे प्रैक्टिस करना, कोई भी डेटा ले सकते हो। चलो एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, आप लोग एक सर्वे करो, ठीक है। मार्केट में जो भी चीजें आपको पसंद है, ठीक है, वेजिटेबल हो, जो भी वट एवर यू लाइक, ठीक है। बस इतना सर्वे करो कि चीजों का दाम बढ़ा है तो सप्लाई में कितना, किसी भी दुकानदार के साथ बातचीत करके कि मेरा एक सर्वे है, करोगे ना, ठीक है। किसी को भी, जिसका भी आसपास में जिसके साथ तुम्हारा थोड़ा सा दोस्ती वगैरह है, बात करके निकाल सकते हो। बस इतना सर्वे करो कि चीजों का दाम बढ़ा है और उसके साथ साथ उसका सप्लाई बढ़ा है कि, तो कितना बढ़ा है, लास्ट मंथ में क्या था, उससे पहले मंथ में क्या दाम था, ठीक है। वैसा चीज पे करो जो डेली नीड्स की चीजें आपको सुविधा हो। ऐसा करके उस प्रोडक्ट का नाम, क्या दाम था,
क्या दाम बढ़ा है, और फिर उसका सप्लाई कर्व बना के मेरे को नेक्स्ट क्लास में आगे दिखा। कर सकते हो इतना? कुछ ज्यादा कठिन काम दे दिया क्या? हाँ, ज्यादा टफ काम दे दिया? चलो, अगर सर्वे नहीं, गूगल करके निकाल लेना। ठीक है, जो करना है। ठीक है, थैंक यू सर, आज इतना ही, बाय। চেষ্টা, রোশন, अनुक्षा বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। ओके यस सर, सर। बाय फिर। ठीक है सर, बाय फिर, टाटा। हाँ सर। बाय স্যার सर। हाँ बोलो। স্যার অফলাইন ক্লাস কবে থেকে স্টার্ট হবে? মোটামুটি নেক্সট উইক দেখছি তোদের জন্য শিডিউল বানাচ্ছি। হয়তো দুটো ক্লাস মেবি অফলাইন হবে তোদের, সকালের দিকে। মানে অফলাইন তো চলছে, কিন্তু তোদের জন্য সকালে দিতে হবে তো। সকালের জন্য আমি চেষ্টা করছি দুটো ক্লাস তোদের জন্য অ্যালট করার। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। আমি হলে জানাবো। ঠিক আছে।